हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और आज हमेशा की तरह वेब3 की दुनिया का एक बहुत ही खास एपिसोड है। और ये एपिसोड हमने ये समझिए कि इतने दिनों से चर्चा चल रही थी कि ये एपिसोड कब रिकॉर्ड करेंगे। ट्रस्ट मी, ये जो एपिसोड है ये आने वाले समय के लिए जब भी देखा जाएगा कि वेब3 की दुनिया के अंदर जो टॉप एपिसोड्स, वैसे तो हमारा हर एपिसोड के अंदर उतना ही एफर्ट होता है, लेकिन कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी डिस्कशन कर बैठते हैं कि वो आगे के लिए जब दुनिया देखेगी, इंडिया में कोई भी फ्यूचर में वो इन वीडियोस को देखेगा तो वो समझेगा कि यार ओके, ये तो बहुत पहले इस बारे में डिस्कशन हुई थी। प्रॉब्ली आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। और आज हमेशा की तरह जिनको हमेशा मैंने ये समझिए कि जिनको हमेशा मैंने देखा है, इनको मैंने आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम, सुनील अग्रवाल जी, जिनकी विचार और जिनके जो पर्सपेक्टिव है उन्होंने मुझ उनसे मैंने बहुत सीखा है और इंस्पिरेशन ली। और बोलने के तरीके को मैंने बहुत सीखा इनसे कि किस तरीके से आपको इस इंडस्ट्री को इजीली समझाना है। शायद सुनील जी इतने सालों से ब्लॉकचेन को पढ़ा रहे हैं, क्रिप्टो को समझा रहे हैं, कितनी सारी कंपनी, स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट्स को सब सिखाया है, तो शायद उनके उस फ्लेयर को मैंने, ये समझ लीजिए कि उनकी इजाज़त के बगैर मैंने कॉपी किया और कुछ अपना तड़का डाला ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। आज का जो डिस्कशन है वो समझिए कि आज हम इतनी गहराई में, इतनी डेप्थ में इस डिस्कशन को ले जाने वाले हैं कि हम लोग ये बात तो करते हैं ऊपरी-ऊपरी तौर से कि ब्लॉकचेन हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो क्या वो एक्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम का सॉल्यूशन है, जिस पे नॉट जस्ट इंडिया बट पूरी दुनिया का अपना एक निज़ाम है? और पूरी दुनिया के अंदर हर सेंट्रल बैंक का, हर देश का अपना एक मॉनेटरी सिस्टम है। उसका काम करने की जो शैली है, वो अलग-अलग है, राइट? लेकिन ओवरऑल हमने ये देखा कि अगर हम कहते हैं कि जो जिस तरीके से मनी डिसेंट्रलाइज़ हो रही है, जिस तरीके से मनी डिसरप्ट हो रही है, तो क्या जो एक्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़ है, क्या कभी ये डिसरप्ट हो सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू? जिसको गवर्नमेंट्स जो हैं एम्ब्रेस करें, जिस ओपननेस को। क्या सीबीडीसी ही ओनली डिसरप्शन है? क्या सीबीडीसी के अलावा भी डिसरप्शन हो सकती है? जो पूरा ये मॉनेटरी सिस्टम है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मनी है, जो जो आप आज की डेट में जो आप इकोनॉमी के अंदर जो मनी देखते हो, मनी सप्लाई, इसकी इलास्टिसिटी, इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम जो सेंट्रल बैंक का है। ये सारे जो डिसीजंस हैं जो कि सेंट्रलाइज लिए जाते हैं गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ, क्या कभी ये ओपननेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो सकता है? क्या कभी ये ब्लॉकचेन पे आ सकता है? क्या वो चीजें हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं? और गोइंग फॉरवर्ड क्या सीबीडीसी इज द ओनली सॉल्यूशन, या CBDC is just one part of the disruption, right? And how this disruption can really change the way governments operate today. So इन चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इम्पोर्टेंस के साथ साथ कुछ दिमाग आपके आज दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। मतलब इसको बहुत ही देसी भाषा में बताऊं, मतलब आपकी सोचने की जो कल्पना है, वेब3 की दुनिया के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने वो बात नहीं बताते जो ऑलरेडी अखबारों के अंदर, न्यूज़ मीडिया के अंदर है। हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा वो बताने की कोशिश करते हैं कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। चाहे वो प्रणव का इथेरियम का टेक है, चाहे मेरा बिटकॉइन की एनालॉजीज़ हैं, और चाहे वो सुनील अग्रवाल जी की टाइम टू टाइम हमने पहले भी शुरुआत, सबसे पहले बिटनिंग का पहला वीडियो सुनील अग्रवाल जी के साथ ही किया था। और उसके बाद फिर सुनील अग्रवाल जी के साथ हमने सीबीडीसी किया था। आज सुनील अग्रवाल जी का जो है, ये समझिए कि एक मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट आज हम शेयर करने वाले हैं, जो कि है कि किस तरीके से सुनील जी प्रपोज कर रहे हैं। अगले 1000 साल का प्रपोजल है ये, कि अगले 1000 साल तक इस सिस्टम के ऊपर कैसे इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। सो दिस प्रपोजल इज नॉट फॉर आरबीआई, दिस प्रपोजल इज फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फॉर द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनील जी। लोग लो, हाँ, प्रणव। मैं मैं एक स्पेसिफिक एडिशन दे देता हूँ बिफोर सुनील जी टेक्स ओवर, सुनील सर टेक्स ओवर। कि लोग बोलते हैं थिंक लॉन्ग टर्म। एट वेब3 की दुनिया वी थिंक द लॉन्गेस्ट टर्म। 1000 साल का प्रपोजल पे हजार हम साल डिस्कशन करेंगे। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जस्ट पन इंटेंडेड, बट स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अधिकतर लोगों को क्रिप्टो अभी लगता है नोएडा का एक पर्टिकुलर प्लॉट जिसके ऊपर लोग मिंट करते हैं टोकन, पैसे कमाते हैं, दूसरों को बेचते हैं,
fraudulence कमाते हैं, and things like just end there. There is no real world solution that crypto solves for a lot of people who are seeing this industry from outside. And given some incidences that have happened with FTX and everything, लोगों की वाली जो थिंकिंग है उसके ऊपर और ज्यादा मोहर लगती जा रही है. लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और इन जनरल वेब3 का इकोसिस्टम है वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है. बट गिवन दैट जो अंदर के लोग हैं, जिसको अंदर से देखते हैं, जिन्होंने बहुत पहले से, गिवन सुनील जी तो एक पर्टिकुलर बहुत ही वेल नोन इंस्टीट्यूशन में ब्लॉकचेन पढ़ाते आ रहे हैं, दे नो इट फ्रॉम द इनसाइड व्हाट दिस इकोसिस्टम इन जनरल कैन सॉल्व, और उसी की हम डिस्कशन करेंगे. इन जनरल व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट ब्लॉकचेन कैन सॉल्व, removing all the dust, removing all the parties, removing all the money and noise that exists. तो उसकी डिटेल डिस्कशन आज हम करेंगे. अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपका Web3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इन जनरल क्रिप्टो इकोसिस्टम से भरोसा अगर उठ गया तो वापस बन जाएगा. अगर भरोसा है तो वो एफर्मेशन रीअफर्मेशन के अंदर आएगा. आई होप दैट. तो we'll give the floor to Sunil, and I would first of all like to ask you, sir, what are the current problems in the current monetary ecosystem जिसके कारण हमको एक नई नई स्टैंडर्ड की तरफ जाना पड़ेगा. पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिर पेट्रो डॉलर स्टैंडर्ड हट गया, उसके बाद यूएस वालों ने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बना दिया. अब कुछ मिक्स्ड चल रहा है जिसमें रशिया वाले अपना बनाना चाह रहे हैं, इंडिया वाले अपना सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हैं, यूएस वाले यूएसडीसी ये वाले स्टेबल कॉइन की दुनिया में चल रहे हैं. तो what do you see as the monetary ecosystem that existed and the problems that exist in that, and what is the future of the whole ecosystem in general? सबसे पहले तो धन्यवाद काशिफ और प्रणव, मुझे मौका देने के लिए दोबारा से आपके दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए. जहाँ तक ये सवाल है कि आज मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हमने जो कुछ भी डिस्कशन बिटवीनिंग के प्लेटफॉर्म के जरिए की है, आज मैं उससे कुछ अलग करने जा रहा हूँ. जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो हम दो चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं. वो है हिस्ट्री ऑफ मनी और दूसरा इंस्टीट्यूशनल मॉनेटरी सिस्टम या इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोनॉमिक्स. मैं इसको थोड़ा सा खोलूंगा. बट आमतौर पर अगर हिस्ट्री ऑफ मनी की बात होती भी है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड की टर्म्स में बात होती है, वो यूएस डॉलर के ग्लोबल रिजर्व के समय की बात होती है, वो यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ मनी के लेवल पर बात होती है. मैं आज उस तरह की बात बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूं. आज मैं हिस्ट्री ऑफ मनी की बात तो करूंगा, पर हिस्ट्री ऑफ मनी इंडिया की बात करूंगा कि इंडिया में आज से 200-300 साल पहले मनी कैसी थी, और उससे जो हमारी समझ बनेगी और उसके अंदर क्रिप्टो कोड का तड़का लगा के हम किस तरह से आज और अगले 1000 साल का मॉनेटरी रोड मैप तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर ना रेगुलेटर को कोई प्रॉब्लम होगी, ना पार्लियामेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, ना स्टेट लेजिस्लेचर्स को कोई प्रॉब्लम होगी, और ना केवल हम इस पूरे सिस्टम के अंदर टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करेंगे और पब्लिक का मनी के ऊपर बेहतर कंट्रोल होगा. वो सारी प्रॉब्लम्स को हम एक फ्रेमवर्क के जरिए सॉल्व कर सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं कि इस सवाल से कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने आके क्या देखा, और पहली बात वो क्यों आए थे. वो हिंदुस्तान में इसलिए आए थे कि उन्होंने ये देखा कि ये हिंदुस्तान तो बहुत अमीर मुल्क है. इस मुल्क के अंदर से वो सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, गोल्ड, ज्यूल्स, जेम्स और बहुत कुछ यहां से वो लेके जा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो इंडिया था वो एक बहुत ही अमीर मुल्क था. और अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो 1750 के आसपास इंडिया का ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 30% था. सोचिए, आज ये 3% भी नहीं है. ये आज से 200-250 साल पहले ये 30% था. और ये 30% कोई 1 साल, 10 साल, 100 साल नहीं रहा.
ये 30% लगभग 2000 साल रहा है जब से जीडीपी की कैलकुलेशन हुई है। अगर आप एक हिस्टोरियन है एंगस मैडिसन, उनका काम देखें तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। पर सवाल ये है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या कमाल था कि इस देश के अंदर इतना बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो जाता था। इसका मतलब है कि उसके अंदर मनी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग धारणा थी, और उस इंटरेस्टिंग धारणा के दो हिस्से थे जो क्रिप्टो के लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। पहला था, हमारे देश में प्लूरलिटी ऑफ करेंसीज था, यानी कि धन, मनी एक किस्म की नहीं थी, बहुत किस्म की थी। जैसे आपने सुना होगा धन धान्य। ये धान्य क्या है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब धान्य हैं जो खेती से पैदा होते हैं, तो इनको भी लोग धन की तरह यूज करते थे। गोधन, गाय, गाय को भी धन की तरह यूज करते थे। अश्व, अश्वधन, अजधन, अजधन यानी कि भेड़ बकरियां, विद्याधन, रॉ मटेरियल भी एक धन होता था। इवन जो वेस्ट मटेरियल होता था, मान लीजिए एक तेल निकालने वाला बंदा है, वो तेल निकालने वाला बंदा जो उसका वेस्ट है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक ऐसी दुनिया थी जिसमें प्लूरलिटी ऑफ करेंसीज हुआ करती थी। और दूसरी बात, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो जिसके कारण ब्लॉकचेन जानी जाती है, वो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम 4 किस्म का था। एक तो था इन कैश, कि आपने कैश में पेमेंट किया, पेमेंट सेटल हो गई, लेन देन खत्म हो गया, हिसाब चोखा हो गया। दूसरा था कैश के साथ काइंड, आपने पेमेंट के बदले में कोई और चीज दे दी, यानी कि हो सकता है वो आपने गाय दे दी, आपने घोड़ा दे दिया, आपने उसके बच्चे को पढ़ा दिया, आपने उसको रॉ मटेरियल दे दिया, आपने उसको अपना कोई बिजनेस कमर्शियल आउटपुट दे दिया, आपने उसको किसी तरह से इस तरह से मदद कर दी। तीसरा था कंसेशन। कंसेशन का मतलब ये था कि हमारे देश में प्राइस सेंट्रिक इकोनॉमी नहीं थी। प्राइस सेंट्रिक इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक सिंगल करेंसी होती है और सिंगल प्राइस रेफरेंस बनाया जाता है, जबकि हमारे देश में प्राइस रेफरेंस इकोनॉमी होने की बजाय जरूरत और काबिलियत सेंट्रिक इकोनॉमी थी। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को 2 घड़े चाहिए, उसकी जरूरत 2 घड़े की है तो उसको 2 घड़े मिलेंगे, जिसकी जरूरत 5 घड़े की है उसको 5 घड़े दिए जाते थे, और मतलब 2 और 5 घड़ों का उसके लिए दाम एक जैसा है। और वो सिस्टम हमारी जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया था, तो प्राइस सेंट्रिक सिस्टम नहीं था। और हर कोई उस सिस्टम के अंदर एक सर्कुलर इकोनॉमी में जीता था, यानी कि कुम्हार, लोहार, सब के सब ये जो जातियां होती थी एक गांव के अंदर एक ऑटोमेटिक इंटरडिपेंडेंस मॉडल में रहती थी। और औरत और मर्द के झगड़े भी नहीं होते थे, क्योंकि मनी की बहुत सारी चीजों पर औरतों का कंट्रोल होता था, जैसे गोधन, अश्वधन, अजधन, रॉ मटेरियल, इन सारी चीजों पर, इवन धान के ऊपर औरतों का ज्यादा कंट्रोल होता था। हमने क्या किया, और अगर अंग्रेजों ने जब आए हिंदुस्तान में, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्लूरलिटी ऑफ करेंसीज ही खत्म कर दी। यानी कि आपको सिर्फ एक करेंसी का इस्तेमाल करना है, और वो इसलिए कि उनको लगान चाहिए था। अब लगान ना केवल उनको चाहिए था, उन्होंने लगान भी 3 गुना कर दिया। हिंदुस्तान में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि लगान कभी भी 12 से 24% से ज्यादा नहीं रहा, 12 और 24 के बीच में रहा है। ये 2000 साल की हिस्ट्री बताती है। पर अंग्रेजों ने आके उसको कई इलाकों में 60% कर दिया। 60% लगान देना है और आपको वो उस समय की करेंसी में ही देना है, विच मीन्स कि अब लोगों को हर हालत में वो करेंसी चाहिए। अब वो धान्य, विद्या, अश्वधन, गोधन, उससे वो पेमेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते।
तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर प्लूरलिटी ऑफ करेंसी सिस्टम को खत्म करके लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का कंसेंसस सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया। और बाद में धीरे धीरे, क्योंकि हिंदुस्तान टूटा हुआ था, बटा हुआ था, तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये किस तरह की राजनीति हमारे साथ खेली जा रही है। ये तो हमें बहुत देर बाद जाके पता चला, और फिर भी हमें पॉलिटिकल लेवल पर तो समझ आ गया कि हम स्लेव हो गए, पर मॉनेटरी लेवल पर हम किस तरह से स्लेव हुए हमें आज भी नहीं पता। तो 1935 में जब हिंदुस्तान में आरबीआई बना, वो अंग्रेजों ने बनाया था। हमने संविधान अपना जरूर डिजाइन कर लिया, पर मॉनेटरी कंसेंसस हमने अपना डिजाइन नहीं किया। वो जो अंग्रेजों ने डिजाइन किया था, हमने उसको ही एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, और पिछले 75, 80, 90 साल से 1935 से लेकर आज तक हम वैसे ही चला रहे हैं। अब उसके अंदर आती है ब्लॉकचेन, 2009 के अंदर आता है बिटकॉइन, और धीरे धीरे सरकार के देखते देखते ही हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का मतलब ये है कि वो लोग सिस्टम के अंदर क्रिप्टो को पसंद करना शुरू करते हैं। हर एक के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर सरकार को ये बात समझ में नहीं आती कि यार अचानक क्रिप्टो में ऐसा क्या है कि लोग क्रिप्टो के पीछे भाग रहे हैं। तो सरकार उस चीज को काउंटर करने के लिए अपना सीबीडीसी लाने की कोशिश करती है। अब सोचने की बात है, हिंदुस्तान की सरकार सीबीडीसी लेके आ रही है, चाइना की सरकार एनएफटी का मार्केट प्लेस डिजाइन कर रही है, इंडोनेशिया वाले भी अपना कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि हमारी सरकारें सडनली अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाती हैं कि वो थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं? उसका रीजन ये है कि वो जिस ढर्रे पर चल रहे थे, क्रिप्टो ने उस ढर्रे के बारे में उनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पर उजागर की हैं। और उसके सामने अगर किसी भी देश को नए सिरे से क्रिप्टो को एब्जॉर्ब करना है और क्रिप्टो को अपनी ताकत बनाना है, तो वो सीबीडी से नहीं होने वाला, क्योंकि सीबीडीसी तो आरबीआई का एफर्ट है। हिंदुस्तान का एफर्ट क्या है? हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान की विधानसभाओं, हिंदुस्तान की पंचायतों और नगर पालिकाएं क्रिप्टो के बारे में क्या सोचती हैं? आरबीआई जो सोचता है वो बात की बात है। तो मैं ये बार बार खुद से पूछ रहा था कि अगर हिंदुस्तान के लोगों को और खासकर औरतों को यह बता दिया जाए कि आज से 250 साल पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कंसेंसस था ही नहीं, आरबीआई था ही नहीं, सेंट्रल बैंक था ही नहीं, मल्टीपल करेंसीज हुआ करती थी। अगर आज उन मल्टीपल करेंसीज को हम डिजिटल एसेट टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क में तब्दील कर दें, तो क्या हम प्लूरलिटी ऑफ करेंसीज दोबारा से नहीं लेके आ सकते? तो आम हिंदुस्तानी की निगाह से आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन मनी को देखिए, तो वो तो कहेगा कि क्रिप्टो के जरिए मैं प्लूरलिटी ऑफ इंडियन मनी को, प्लूरलिटी ऑफ इंडियन करेंसीज को तो रिस्टोर कर सकता हूं। पहले जो चीज एक गांव के अंदर गोधन, अश्वधन, विद्याधन वगैरह के लेवल पर दी जाती थी, आज मैं ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के अंदर उन सारी एसेट्स को, कमोडिटीज को, सर्विसेज को टोकनाइज कर सकता हूं। तो जब आप टोकनाइज कर सकते हैं तो प्लूरलिटी ऑफ करेंसीज तो आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक आम हिंदुस्तानी की निगाह में पब्लिक ब्लॉकचेन्स का आना अपने ऐतिहासिक स्वर्णिम युग को, एक सोने की चिड़िया को दोबारा से एस्टेब्लिश करने का एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है। जिस हिंदुस्तान का जीडीपी 30% होता था ग्लोब का, आज वो 3% से कम रह गया है। पर अगर पब्लिक ब्लॉकचेन्स का रास्ता हम इख्तियार करेंगे तो हमारा जीडीपी फिर अगले कुछ सालों के अंदर 30% पहुंच सकता है। एक स्पेसिफिक चीज इसके अंदर ये है कि इन जनरल, लाइक
और मे बी दिस इज ओनली द वेस्टर्न माइंडसेट इनसाइड मी स्पीकिंग, पर आप जो बोल रहे हो इट्स अ काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम जो कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, राइट? आप यू आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि बार्टर सिस्टम में जो बार्टर्ड गुड्स थे उनको अगर टोकनाइज करके वी स्टार्ट लाइक lending and bartering around, it will be much more like civilized, and ये इंडियन तरीका है चीजें बेचने और नो नो खरीदने नो का। नो नो सी देखिए, पहली बात ये समझिए हम्म, कि ये अनऑर्गेनाइज या प्योरली बार्टर सिस्टम ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल मतलब बार्टर सिस्टम जैसा लगता जरूर है पर सिर्फ वही नहीं था। आप सोचिए कि एक सिस्टम 2000 साल चलता है, कम से कम जो नोन हिस्ट्री है, उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा कि उसकी 24% पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लास थी। कुम्हार, लोहार, पंडित, हाँ, सुनार, ये मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस थी। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस थी, मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस के कारण ही जीडीपी का 30% हिंदुस्तान पैदा करता था। आप ये मत कहिए कि हिंदुस्तान सिर्फ एक कृषि प्रधान देश था, ये बहुत बड़ा मिथ है हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान ऐसा नहीं था, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मिथ है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर स्पाइस ट्रेड को कब्जा करने के लिए पूरा यूरोप हिंदुस्तान में क्यों आया? हमारे यहाँ के सिल्क ट्रेड को, गोल्ड को, हमारे यहाँ के कॉटन ट्रेड को कैप्चर करने के लिए वो क्यों आए? अगर हम कृषि प्रधान देश ही थे तो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन 30% कैसे था? तो ये बहुत बड़े मिथ हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम के द्वारा हमें समझाए गए हैं। अगर हम इतने गरीब थे तो पूरे यूरोप के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी डच ने बनाई, इंग्लैंड ने बनाई, पुर्तगाल ने बनाई, नीदरलैंड ने बनाई, सबने बनाई। ये लोग हिंदुस्तान और पूरे ईस्ट एशिया के ऊपर राज करने कैसे आए? क्यों आए? अगर हम गरीब थे, अगर हम सिर्फ कृषि प्रधान देश ही थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गहरे में एक कंप्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम था, और इस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर यू विल बी सरप्राइज कि पुलिस की जरूरत नहीं होती थी। हर देश में पुलिस नहीं थी, अनस्किल्ड लेबर नहीं होती थी, सारे लोग पढ़े लिखे होते थे और आर्टिजन क्लास के होते थे, उनको कोई ना कोई आर्ट आता था। ये मैं एक्चुअल हिस्ट्री के दस्तावेजों के बेसिस पर बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो को इस निगाह से अभी तक देखा ही नहीं गया है। आप हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में जाइए और एक औरत की निगाह से उसका जो मनी के बारे में चिंतन होना चाहिए, उस निगाह से पिछले 500 साल को देखिए और अगले आने वाले 500 साल को देखिए। आरबीआई के लेंस को छोड़िए, तो आपको मेरी बात बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए इंडियन आइडिया ऑफ मनी, इंडियन हिस्ट्री ऑफ मनी क्या था, उससे मुझे एक खास किस्म की सोच मिली। तो उसमें पहली चीज ये थी कि प्लूरलिटी ऑफ करेंसीज थी, नंबर 1, जो क्रिप्टो के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। दूसरा, उसमें सेटलमेंट सिस्टम भी मल्टीपल किस्म के थे, विच मीन्स कि जब सेटलमेंट सिस्टम मल्टीपल किस्म के थे तो क्रिप्टो में आज भी वैसा हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको काम करना है, आप बिटकॉइन में भी पेमेंट ले सकते हैं, आप बैट में भी पेमेंट ले सकते हैं, आप किसी और करेंसी में भी पेमेंट ले सकते हैं। तो आपका सेटलमेंट सिस्टम भी डिफरेंट था। और तीसरा, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें मनी सोशल नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करती थी। बिना सोशल नेटवर्क के मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि मॉनेटरी नेटवर्क और सोशल नेटवर्क आपस में इस तरह से पिरोए हुए थे। तो आप मुझे बताइए, जो क्रिप्टो में पिछले 3 साल से हो रहा है, एनएफटी, डिफाई और गेमिंग की जो रेवोल्यूशन आ रही है, क्या वो मर्जर नहीं है? क्या वो मनी और सोशल नेटवर्क्स का मर्जर नहीं है?
सवाल ये है कि क्रिप्टो हमें इस तरह की दिशाएं दिखा रही हैं, जो दिशाएं हमारे पास्ट के साथ, हमारे इंडियन पास्ट के साथ बिल्कुल मिलती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस हिस्ट्री के व्यू को समझे और माने, तो हमें सीबीडीसी की जरूरत नहीं है। हमें एक ऐसे मॉनेटरी रोड मैप की जरूरत है जो हिंदुस्तान को अगले 1000 साल का रास्ता खोल दे, ना कि अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल। नो, मैं कह रहा हूं अगले 1000 साल। अगले 1000 साल का चिंतन देने के लिए मुझे पिछले 1000 साल देखना पड़ा, और उसको देखने के बाद जो मुझे समझ में आई, उसके बेसिस पर मैंने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जिसको मैं कह रहा हूं ऑन चेन सॉवरन करेंसी फ्रेमवर्क। तो आज के इस पूरे के पूरे जो डायलॉग है, उसका हम टाइटल रख सकते हैं, नॉट सीबीडीसी बट ओसीएससी। नॉट सीबीडीसी बट ओसीएससी, ऑन चेन सॉवरन करेंसी। मैं यहां सेंट्रल बैंक की सॉवरेनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां भारत की इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की मॉनेटरी सॉवरेनिटी की बात कर रहा हूं। एक स्पेसिफिक चीज इसके अंदर ये मैं आपको सो हमने सीबीडीसी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो हम जो आप जो फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, बट वो हम ऐसे डिस्कस करना चाहेंगे कि वो सीबीडीसी क्यों नहीं हो सकता एंड व्हाई इट इज लाइक द अदर फ्रेमवर्क। यस यस व्हाट डू यू थिंक बिफोर वी गिव दैट एन इंट्रोडक्शन? या यस, देखिए सीबीडीसी, अब क्योंकि उन्होंने प्लान तो कर ही लिया सीबीडीसी लॉन्च करने का, तो सीबीडीसी वो थोड़ा बहुत वो लॉन्च करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करेंगे ही करेंगे। बट मैं ये कह रहा हूं कि सीबीडीसी एक बंद गली का रास्ता है। आप जाएंगे उस गली के अंदर, पर थोड़ी दूर जाने के बाद आपको गली बंद नजर आएगी। क्यों? अगर सीबीडीसी इंटरेस्ट बेयरिंग बनाते हैं तो कमर्शियल बैंक्स खतरे में आ जाते हैं। अगर इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं बनाते हैं तो जनता के पास सीबीडीसी को एक्सेप्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो जब ये पैराडॉक्स सीबीडीसी के अंदर है, तो सरकार किस तरीके से सीबीडीसी को आम जनता के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में लेके जाए? सरकार के पास एडॉप्शन रोड मैप नहीं है। एडॉप्शन रोड मैप जो सबसे जरूरी चीज है सीबीडीसी के लिए, उसके बारे में आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई भी नहीं बोल रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा रास्ता है जो बंद गली की तरफ जा रहा है। आपको ये ज्ञान आज हो, 2 साल बाद हो, या 10 साल बाद हो, वो बात की बात है। ये मेरी भविष्यवाणी है कि ये बंद गली का रास्ता है। इसलिए अब नेचुरली आप मुझसे पूछेंगे, अगर ये बंद गली है तो हमारे लिए खुली सड़क क्या है? तो मैंने उस खुली सड़क का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जिसको मैं कह रहा हूं नॉट सीबीडीसी बट ओसीएससी, ऑन चेन सॉवरन करेंसी। यानी कि हिंदुस्तान की जो सॉवरन बॉडीज हैं वो ब्लॉकचेन्स के ऊपर करेंसीज इशू करें। क्लियर? यस यस, करेक्ट राइट। तो करेक्ट। आप तो ये कह रहे उसके हैं, आप ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सीबीडीसी है उसको, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि सीबीडीसी एक्चुअल में क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो, उसके पीछे टेक क्या है। बस इतना सुनने में आया कि वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, बट प्राइवेट ब्लॉकचेन को किस तरीके से वो रन कर रहे हैं, उसको नोड्स को कैसे वो डिसाइड कर रहे हैं, कौन उसमें नोड्स हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, सिक्योरिटी क्या है, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक उन्होंने ये बताया नहीं है प्रोबेबली। आप ये कह रहे हो बेसिकली कि जो सॉवरेन करेंसी है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे इशू होनी चाहिए, और गोइंग फॉरवर्ड, और वो एक सही तरीका है करने का। और जो मॉनेटरी आपने जो बताया कि यू नो कि एक एक पर्टिकुलर करेंसी नहीं थी, अलग अलग
तरीके से पास्ट में इंडिया ने चीज़ों को एम्ब्रेस किया, अलग-अलग करेंसीज़ को एम्ब्रेस किया है, वही मॉडल पे हम गोइंग फॉरवर्ड आगे चल सकते हैं, आज के डिजिटल एरा में। उसको हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा डेप्थ में आप अगर कुछ यस, शेयर करना चाहें तो उस मॉडल को हम डिस्कस कर सकते हैं। यस। प्रणव, आप मुझे स्लाइड ज़रा अपलोड कर देंगे? यस, आप फर्स्ट स्लाइड पर चले जाइए। यस, थैंक यू। देखिए, सीबीडीसी के अंदर जो मोटी-मोटी खामियां हैं, वो एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसका कोई एडॉप्शन मैप नहीं है। दूसरा, इसका अभी तक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैप भी नहीं है, जो बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा, हमने सीबीडीसी जो डिजाइन किया है, वो ऐसा होना चाहिए जिसको ना केवल भारतीय एक्सेप्ट करे, उसको भारत के बाहर के लोग भी उतनी ही खुले मन से एक्सेप्ट करें। अगर आज हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जब दुनिया के अंदर व्यापार करने जा रहा है, तो उसको व्यापार करने के लिए डॉलर चाहिए। आज वो रशिया का जब ऑयल खरीदता है रुपी के अंदर और रूबल में, रूबल और रुपी अकाउंट में डील कर रहा है, तो उसको बहुत मुश्किल हो रही है उस अकाउंट को मैनेज करने में, क्योंकि उसके लिए नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और हर देश के अंदर वो सुविधा नहीं संभव है। आप दुनिया के अंदर अगर बैंक्स डॉलर के रास्ते को बंद कर देंगे, तो आप दुनिया के अंदर ग्लोबल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। यानी कि आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को बायपास करे, ना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। विच मीन्स कि आपके पास एक ऐसा करेंसी सिस्टम होना चाहिए जो नए आर्किटेक्चर के अंदर ग्लोबल एडॉप्शन की तरफ जाए, ना कि पुराने आर्किटेक्चर नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स वाले आर्किटेक्चर में जाए। ठीक, अब मैं उस बेसिस के ऊपर आपको मोटा मोटा बताता हूं कि दुनिया में आज जो चीज हो रही है, इसके अंदर कुछ बहुत ही बड़े ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। कम से कम पिछले 50 सालों में तो हमने कभी नहीं देखे। और ये ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। पहली चीज ये है कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो डेट लेवल है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर डेट दोनों, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का जो डेट है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना डेट, इतना कर्जा कभी दुनिया के ऊपर हुआ ही नहीं। और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो ये 400% ऑफ देयर जीडीपी से ज्यादा है। 400%। और डेवलपिंग कंट्रीज में 300% से ज्यादा है। जब कर्जा इतना ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आने वाली सारी पुश्तें उस कर्जे के ऊपर जो ब्याज है वही देते हुए मरेंगी। डू यू नो, हिंदुस्तान के टोटल टैक्स रेवेन्यू का 42% कर्जे की किस्तों में जाता है। 42%। 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमारा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जिसका 42% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। खैर, अगर दुनिया के लेवल पर देखें तो एक तो डेट लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, और दूसरा डॉलर ने, जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, डॉलर ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि उसने उस देश को डॉलर सैंक्शंस के अंदर लाके खड़ा कर दिया है जो दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है, जो कि रशिया है। और यूरोप का 40% के आसपास नेचुरल गैस और ऑयल रशिया से आता है। अब इतने बड़े कमोडिटी प्रोड्यूसर के सोचिए, हजारों बैंक कनेक्शंस होंगे। अब हजारों बैंक कनेक्शंस में बाय सेल ट्रांजैक्शंस होंगी। अब जब अगर ये ट्रांजैक्शंस आप कहते हैं कि डॉलर में नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि उस रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस से जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको अब नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप सोचिए कि
हजारों बैंक और लाखों ट्रांजैक्शन जिनका साइज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा, अगर आप उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि सारी दुनिया चुपचाप आपकी सरदारी को, आपकी दादागिरी को देखती रहेगी? नहीं। रशिया वेनेजुएला नहीं है, रशिया इराक नहीं है। और दूसरी बात, रशिया के साथ अब चाइना आके खड़ा हो गया है, अब सऊदी अरेबिया आके खड़ा हो रहा है, और इंडिया भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस मूव को सपोर्ट कर रहा है, नॉन डॉलर पेमेंट को। और दूसरा, इन्फ्लेशन आ गई है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे कर्जे पर जो किस्तों का बोझ भी बढ़ेगा। और अगर दुनिया के अंदर सऊदी अरब, रशिया, चाइना और इंडिया, इन 4-5 बड़े कंट्रीज ने, उसमें ब्राजील भी शामिल हो गया, साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, अगर उन्होंने डॉलर से कन्नी किनारा किया तो ये एक बहुत बड़ी मूव होगी। और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपको मैं बताता हूं। पिछले 12-15 सालों से चाइना और रशिया ने लगातार गोल्ड खरीदा है। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि चाइना के पास 20,000 टन गोल्ड है, रशिया के पास 6,000 टन गोल्ड है। हिंदुस्तान की सरकार ने गोल्ड नहीं खरीदा है, पर हिंदुस्तान की जनता ने पिछले 15 साल में लगभग लगभग 8,000 टन गोल्ड खरीदा है। इसका क्या मतलब है कि गोल्ड एक परमानेंट वैल्यू और रिजर्व करेंसी के लेवल पर वापस आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर गोल्ड वापस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम एक नए इकोनॉमिक सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, नए मॉनेटरी सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, जिसका मैंने यहां देखिए नाम रखा है। मैंने नाम नहीं रखा, ये नाम ऑलरेडी एक स्कॉलर ने दिया है, जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स 3.0। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ब्रेटन वुड्स 1.0 तो आपको पता है कि 1945 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड आया था, $35 का 1 आउंस गोल्ड था, और उसके बेसिस पर अमेरिका ने इस नए सिस्टम को सपोर्ट किया था। और ये लगभग 25-26 साल ये सिस्टम चला भी। पर वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका के ऊपर कर्जा इतना हो गया कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड की विंडो को उसने डिनाई कर दिया। उसने कहा कि हम स्टैंडर्ड मानते ही नहीं, और एक नया सिस्टम शुरू हो गया, ब्रेटन वुड्स 2.0, जिसमें सारी करेंसीज लेंडिंग, फ्लोटिंग करेंसीज हो गई, और डॉलर उन करेंसीज के पीछे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बन गया। क्लियर? अब इस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें थी जिसके जरिए डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल किया जा सकता था। वो था नंबर 1 फेड रेट, यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म, और दूसरा बॉन्ड प्राइसेस। ये 2 ही चीजें थी। अब आज आपको पता है कि फेडरल रिजर्व ने पिछले 10 महीनों में 0.25 से फेड रेट बढ़ा के 4.5% कर दिया है। अमेरिका के इतिहास के अंदर अगर पॉल वॉलकर वाला इरा छोड़ दिया जाए तो कभी भी इतनी तेजी से, इतना फास्ट, इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। और सोचिए, जिन लोगों ने 0.25 के आसपास के रेट के ऊपर लोन लिया था, और आज उनको 4.5 के आसपास लोन के ऊपर पेमेंट करना है या रोल ओवर फाइनेंस करवाना है, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम के डिक्लाइन या डिसरप्शन के कगार पर हैं कि ब्रेटन वुड्स 2.0 अपने ही इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस के कारण खतरे में पड़ गया है। और इसीलिए, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये रशिया, चाइना, सऊदी अरेब, ये सब कंट्रीज उसी दिशा में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक नए सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, जिसको कह सकते हैं ब्रेटन वुड्स 3.0। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कर लीजिए कि आज आप कहते हैं कि $80 का 1 बैरल ऑयल, ठीक है? आप डॉलर के अंदर
ऑयल का प्राइस बताते हैं। पर अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया, चाइना और रशिया मिलकर कहें कि भाई 25 बैरल ऑयल 1 आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से बिकेगा, 25 कह लीजिए, 22 कह लीजिए, 28 कह लीजिए, मैं मोटा मोटा एक फिगर ले रहा हूं, 25 बैरल ऑफ ऑयल 1 आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से बिकेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसके पास गोल्ड है और जिसके पास ऑयल है उसकी सरदारी हो गई। ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। सरदारी तो ऑब्वियसली जिसके पास गोल्ड के रिजर्व ज्यादा होंगे, जिसके ऑयल होगा, और अगर दुनिया का ऑयल का ट्रेड अगर गोल्ड में होने लगेगा तो जिसके पास गोल्ड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। हाँ, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सऊदी अरेबिया और रशिया दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, बिल्कुल और रशिया और चाइना दुनिया के इस समय हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स लेके बैठे हुए हैं, और इंडिया के लोग हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व लेके बैठे हुए हैं, हालांकि इंडिया की सरकार गोल्ड रिजर्व लेके नहीं बैठी हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर जो नया सिस्टम हमारे सामने आता है तो ब्रेटन वुड्स 2.0 धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पर मैं एक बात आपको यहां पर चेतावनी दे दूं, एक नया सिस्टम जब आता है और पुराना सिस्टम जब जाता है, इन दोनों के बीच में, आने और जाने के बीच में एक जनरेशन का गैप होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई, पाउंड ने जाना शुरू कर दिया और डॉलर ने आना शुरू कर दिया। पर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना। तो इस शिफ्ट के अंदर एक जनरेशन का टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रेटन वुड्स 2.0 खत्म हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये डाउन जा रहा है और इसके मुकाबले में ब्रेटन वुड्स 3.0 सामने आ रहा है। तो ये ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो शुरू हो चुका है, पर इसको कंप्लीटली कंसोलिडेट होने में लगभग 20-25 साल अभी लगेंगे। हम लोगों को इतने बड़े हिस्टोरिकल डिसरप्शन के सामने अब मेरा सवाल ये है कि इंडिया कहां खड़ा है? सऊदी अरेब समझ में आता है, रशिया समझ में आता है, चाइना समझ में आता है, इंडिया कहां खड़ा है? ये है सवाल। क्या इंडिया का सीबीडीसी चाइना में चल जाएगा? नहीं चलेगा। सऊदी अरेब में चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं। अगर वो डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस ब्रेटन वुड्स 3.0 के अंदर, तो वो इंडिया को क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? ठीक। अब ध्यान से देखिए इंडियन रुपी की डॉलर के अगेंस्ट परफॉर्मेंस पिछले 70 सालों में। अब देखिए डॉलर एक डिप्रिशिएटिंग करेंसी है अगेंस्ट गोल्ड, और इंडिया का रुपी अगेंस्ट डॉलर डेप्रिशिएटिंग है। तो इसका मतलब है कि इंडिया का रुपी अगेंस्ट गोल्ड भी डेप्रिशिएटिंग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस रुपी को कल को आप कहो कि हमने सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बजाय आरबीआई के जरिए आपको सीधा ट्रेडिंग अकाउंट देंगे जो सीबीडीसी के जरिए ऑपरेट करेगा, तो क्या इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा? नो। पहले उसको आईएनआर कहते थे, अब उसको ई रुपी कह देंगे। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया के अंदर जो अगले कुछ सालों के अंदर बड़े लेवल पर सामने आ रही है, हिंदुस्तान अपना सीना तान के, अपनी छाती चौड़ी करके कैसे खड़ा होगा? सीबीडीसी वो तरीका नहीं है। तो अगर सीबीडीसी वो तरीका नहीं है तो नेक्स्ट तरीका क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं नॉट सीबीडीसी बट ओसीएससी, ऑन चेन सॉवरन करेंसीज। तो ये मैं कह रहा हूं कि इस समय हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो डोमेस्टिकली भी अडॉप्ट हो, फास्ट अडॉप्शन हो, और उसके ग्लोबल लेवल पर भी अडॉप्शन हो। अगर दुनिया का डॉलर अमेरिका की सरहद के बाहर जा सकता है, तो इंडिया का ऑन चेन सॉवरन करेंसी हिंदुस्तान की सरहद से पार क्यों नहीं जा सकता?
अगर बिटकॉइन पूरी दुनिया के लिए है, इथेरियम पूरी दुनिया के लिए है, तो हिंदुस्तान की ऑन चेन सॉवरेन करेंसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका में क्यों नहीं चल सकती? अगर करेंसीज डीटेरिटोरियलाइज हो रही हैं, तो फिर हम, अगर मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो थोड़ी देर के जो आरबीआई बोल रहे हैं उसको साइड पर करिए और आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दुनिया के सामने अगर सीना तान के खड़ा होना है, तो आप सीबीडीसी देंगे कि कोई इससे बेटर मॉनेटरी स्टैंडर्ड देंगे? तो सवाल का जवाब यही बनता है कि बेटर मॉनेटरी स्टैंडर्ड देंगे, जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पर ना खड़ा हो, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो, स्ट्रॉन्ग एंकर हो। एम आई राइट? तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि सीबीडीसी से बेहतर है हम एक नई सोच लेके आए, और उस नई सोच को मैं कह रहा हूं रेजीम शिफ्ट। रेजीम शिफ्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम ये जो आईएनआर का लीगल टेंडर का हमने आतंक अपने सर पर बिठा रखा है, खासकर ये जो आरबीआई और जो टैक्स वाले लॉयर्स क्रिप्टो के वालों को डराते रहते हैं, लीगल टेंडर, ये जो आतंक मचाया हुआ है, इस आतंक को खत्म किया जाए और हम एक देश के नाते सिंगल लीगल टेंडर से डुअल लीगल टेंडर में शिफ्ट हो जाए। जो सिंगल लीगल टेंडर है वो आईएनआर ही रहे, पर जो दूसरा लीगल टेंडर है वो ओसीएससी हो जाए, ऑन चेन सॉवरेन करेंसी हो जाए। दूसरा, हमारा फोकस आरबीआई नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस हिंदुस्तान की मॉनेटरी सॉवरेनिटी होना चाहिए। आरबीआई तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1935 में बनी थी बस। 1935 से पहले कौन सा आरबीआई था? तो अगर 1935 में हम आरबीआई बना सकते हैं, तो 2023 में भी तो हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ही सकते हैं ना, एक नया रेगुलेटर बना ही सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सिंगल लेजर सिस्टम की बजाय सॉवरन को मल्टी लेजर सिस्टम बनाना चाहिए, और इसलिए जब आप सीबीडीसी की बजाय ऑन चेन सॉवरेन करेंसी ओसीएससी फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो उस फ्रेमवर्क के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को एब्सॉर्ब करना बाएं हाथ का काम हो जाएगा। ओके, अब इस भूमिका से अब मैं आपके सामने ओसीएससी फ्रेमवर्क पेश करने जा रहा हूं। यहां तक अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल गुड। जस्ट अ स्मॉल समरी कि सीबीडीसी की करंट प्रॉब्लम सबसे पहले सुनील जी ने बताई, उसके बाद लाइक उसका मेजर जो इशू है वो है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड व्हाई द करंट मॉनेटरी सिस्टम इज नॉट गोइंग ग्रेट। यूएस डॉलर क्यों इवेंचुअली विल नॉट बी द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई जो हमने फर्स्ट बात करी थी जिसके अंदर कैसे इंडियन मॉनेटरी इकोसिस्टम चलता था विद गौ राशि, गौ धन एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मनी, उसको टोकनाइज करके चलता था, उसको दिमाग में रखते हुए जो नया फ्रेमवर्क है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सुनील जी, या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 मिनट लूंगा। मेरी भी एक समराइजेशन ये है कि अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि जब सुनील जी ने बोला कि 2000 साल पहले डुअल छोड़िए बहुत सारे लीगल टेंडर जो थे प्रेवलेंट थे, राइट? और उन्होंने एग्जाम्पल दिए आपको। तो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को ये करके दिखाया 2000 साल पहले कि आप किस तरीके से डुअल लीगल टेंडर या उससे ज्यादा आप जो है अलग-अलग लीगल टेंडर्स के थ्रू भी आप किस तरीके से आपका ट्रेड फ्लरिश किया था, क्योंकि उस जमाने में हमारा पूरी दुनिया में 30% जो जीडीपी के अंदर अंदर हमारा पूरी दुनिया में 30% कंट्रीब्यूशन था। तो आज जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है और जिस तरीके से हम यूएस का फॉल आउट देख रहे हैं, रशिया चाइना की क्लोजनेस देख रहे हैं, और हम जिस तरीके से चीजों को आगे देख रहे हैं, तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और इंडिया के अंदर जो सुनील जी का प्रपोजल ये है कि एक सिंगल लीगल टेंडर की जगह हमारा डुअल लीगल टेंडर सिस्टम होना चाहिए।
जैसे कि डुअल लीगल टेंडर में आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एल सल्वाडोर में भी डुअल लीगल टेंडर है, लेकिन वहाँ डिफरेंट तरीके का एक मॉडल है कि एक यूएसडी और एक उन्होंने बिटकॉइन को रखा, डुअल लीगल टेंडर। लेकिन यहाँ पे जो सुनील जी का प्रपोजल है कि डुअल लीगल टेंडर के अंदर एक आपका जो आईएनआर है वो तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, जिस जो आपका लीगल टेंडर है। दूसरा जिसको आप लीगल टेंडर कर सकते हो वो है ऑन चेन सॉवरेन करेंसी, दैट इज ओसीएससी, जिसको आप और इसके क्या फायदे हैं इस डुअल लीगल टेंडर के, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं आपको मोटा-मोटा ये बता रहा हूँ कि मैं ऑन चेन सॉवरेन करेंसी ओसीएससी फ्रेमवर्क की जब बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर 4 करेंसीज होनी चाहिए। 4 करेंसीज मतलब 4 बेसिस होने चाहिए। पहला बेस होना चाहिए डेटा। डेटा के बेस पर आप एक फर्स्ट ओसीएससी फ्रेमवर्क के अंदर क्रिएट करेंगे इंडियन डेटा डॉलर। दूसरा होगा गोल्ड, इंडियन गोल्ड डॉलर जो गोल्ड के बेसिस पर होगा। तीसरा होगा इंडियन लैंड डॉलर जो लैंड के बेसिस पर होगा। और चौथा होगा लोकल केयर करेंसीज जो लोकल लेवल पर जो हम केयर इकोनॉमी ऑफ केयर करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, किचन मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग, बेबी केयर, पेरेंटल केयर, ओल्ड एज केयर, ये सारी चीजों के साथ जुड़ा होगा। उसमें हर केयर आवर को, वेज आवर को आप टोकनाइज करके इशू करेंगे और वो हमारी लोकल करेंसी होगा। और ये सारी की सारी करेंसीज आरबीआई नहीं इशू करेगा, ये सारी की सारी करेंसीज हिंदुस्तान की इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगी और वो डिप्लॉय करेंगी पब्लिक ब्लॉकचेन्स के ऊपर। अब मैं पहली करेंसी इसके जो बात करने जा रहा हूं उसको मैं कह रहा हूं इंडियन डेटा डॉलर, जो एक डुअल लीगल टेंडर है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप 10 रुपए का एक इंडियन डेटा डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दीजिए। और बेसिक लॉजिक ये है कि अगर 20वीं सदी का लॉजिक ऑयल बन सकता है, पेट्रो डॉलर बन सकता है, तो 21वीं सदी का लॉजिक डेटा डॉलर क्यों नहीं बन सकता। और खासकर इंडिया जैसे मुल्क के अंदर जहां पर बिलियन के आसपास डेटा यूजर्स बनने वाले हैं और हाई डेटा कंजम्पशन है, वहां पर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्यों ना इस्तेमाल करें। तो इसलिए इंडियन डेटा डॉलर मैं प्रपोज कर रहा हूं इस ओसीएससी फ्रेमवर्क की पहली करेंसी। अब इसके अंदर 3 कमाल की चीजें हैं। पहली, इसके अंदर मैं 3 पूल बना रहा हूं। 26% पूल जो है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में जाएगा। 40% पूल जो टेलीकॉम प्लेयर्स इस करेंसी को आम जनता के पास लेके जाएंगे उनके पास जाएगा। और 34% पूल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के पास जाएगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जहां से बजट का सारा खर्चा होता है उसके अंदर जाएगा एज ए रिजर्व करेंसी। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। मोटा मोटा इसका अंदर जो टोकन इकोनॉमिक्स डिजाइन है वो ऐसे बनाया है कि आप जब अपना बिल भरते हैं टेलीकॉम का, तो उसके अंदर 18% जीएसटी देते हैं और उस 18% जीएसटी को सरकार को आगे टेलीकॉम प्लेयर्स देते हैं। और 8% इसके अलावा एजीआर देते हैं, जो टेलीकॉम प्लेयर सरकार को देते हैं स्पेक्ट्रम फीस के रेवेन्यू, जिसको कहते हैं एनुअलाइज ग्रॉस रेवेन्यू। यानी कि 26% सरकार ले लेती है जो भी टेलीकॉम सेक्टर कमाता है। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर का करेंसी सिस्टम आईएनआर की बजाय इंडियन डेटा डॉलर कर दो। और ये जो 26% रेवेन्यू आता है ये सरकार का है ना, तो इसका इंडियन डेटा डॉलर का टोटल टोकन सप्लाई का 26% यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। ये बेसिकली अगले 10 साल में जितना टैक्स सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से इकट्ठा करना है उसको अभी हिंदुस्तान के 1 बिलियन डेटा यूजर्स में बराबर बराबर बांट दो। यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम 10 महीनों के लिए 10 किस्तों के रूप में बांट दो, जिसकी टोटल लागत, टोटल वैल्यू लगभग 10 ट्रिलियन रुपीस आती है। 9.49 ट्रिलियन एग्जैक्ट में कह सकता हूं। विच मीन्स कि जब ये मनी इकोनॉमी के अंदर आएगी और वो डिजिटल वेलोसिटी ऑफ मनी घूमेगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी की जो वेलोसिटी होती है वो 10 to 12 टाइम्स होती है। विच मीन्स अगर 10 ट्रिलियन रुपीस की
मनी सिस्टम में आएगी तो वो लगभग 100 ट्रिलियन रुपीस के बराबर की जीडीपी पैदा करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सरकार ऑलरेडी 2 लाख करोड़ रुपया हर साल सिर्फ राशन पर खर्च कर रही है। अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस करेंगे और लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा देंगे तो आपको इतना सब्सिडी पर एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मनी आप आउट ऑफ थिन एयर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर आप इस टोकन इकोनॉमिक्स डिजाइन के जरिए ये मनी सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। और आप अब सवाल ये है कि ये जो सिस्टम है, ये जो टोकन इकोनॉमिक्स है, मैं ये कह रहा हूं कि आप संविधान में संशोधन करते हैं तो आप इस टोकन इकोनॉमिक्स के व्हाइट पेपर को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दो, ताकि कल को कोई भी सरकार आए वो आसानी से इस संविधान को बदल ना सके। जैसे बिटकॉइन का प्रोटोकॉल क्या है कि हर 4 साल बाद उसका रिवॉर्ड हाफ हो जाता है, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बेसिक जो टोकन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो हिस्सा बना दिया जाए। इसका मतलब ये है कि हम एक नए किस्म का इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोनॉमिक्स बना रहे हैं हिंदुस्तान में। अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें, आप 36.5 ट्रिलियन रुपीस 36.5 ट्रिलियन रुपीस हिंदुस्तान की आज टोटल जो M0 है वो 32 ट्रिलियन रुपीस है, उसके बराबर की आप सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं जो अगले 10 साल आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सोचिए कि एक सरकार के पास इसके जरिए कितनी अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। सिर्फ एक चीज करके सरकार को सिर्फ लोगों को यह कहना है कि ये भी एक और लीगल टेंडर है, इंडियन डेटा डॉलर। सरकार को सिर्फ अपना चश्मा बदलना है, सीबीडीसी के बजाय उसको ओसीएससी करना है। अगर सरकार कहेगी कि ये इंडियन डेटा डॉलर ब्लॉकचेन के ऊपर है, हम इसको संविधान की मर्यादा के अनुसार टोकन इकोनॉमिक्स के डिजाइन के मुताबिक ही रिलीज करेंगे, तो ये सिस्टम बड़े आराम से मैनेज हो सकता है। बट सर मेरा ये एक हल्का सा ये सवाल है कि 36.5 ट्रिलियन मनी सप्लाई अगर अगले 10 सालों में आती है तो दिस कैन आल्सो लीड टू इन्फ्लेशन आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली जब ये मनी इकोनॉमी में आएगी तो फिर क्या होगा? देखिए काशिफ, द पॉइंट हियर इज, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और मनी सप्लाई की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, पहली बात तो मैंने ये कहा कि ये मनी सप्लाई ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स आएगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी देखिए कि जो सरकार 2 ट्रिलियन हर साल खर्च कर रही है आपकी फूड सब्सिडी के ऊपर, आप उसको 10 साल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20 ट्रिलियन बनता है। आप एक लेवल पर आप सेव कर रहे हैं और दूसरे लेवल पर आप खर्चा कर रहे हैं। मैंने कैलकुलेट किया है कि इसके जरिए जो हमारा मनी सप्लाई रेट है, डू यू नो, पिछले 30 सालों से हिंदुस्तान का एनुअल मनी सप्लाई, जिसको M3 कहते हैं, वो 16 से 18% के बीच में है। जबकि इस टोकन इकोनॉमिक्स डिजाइन के जरिए हमारा जो M3 का एक्सपेंशन रेट है वो लगभग 7 to 8% आता है। इनफैक्ट हमारा M3 एक्सपेंशन रेट डिक्लाइन करेगा इस टोकन इकोनॉमिक्स डिजाइन के, क्योंकि इसके बाद सेंट्रल बैंक को मनी प्रिंटिंग की जरूरत नहीं रहेगी। आप उस एलिमेंट को ध्यान में रखिए। अगर वो सेंट्रल बैंक को मनी प्रिंटिंग की जरूरत नहीं रहेगी और अगर हम मनी प्रिंटिंग का ये ट्रांसपेरेंट मॉडल अडॉप्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ओके, अब इसके अंदर मैं 2 और चीजें बड़ी कमाल की बोल रहा हूं, 2 नहीं 3 चीजें। पहली चीज कि आप पूछेंगे कि भाई टेलीकॉम प्लेयर्स ये क्यों करेंगे? टेलीकॉम प्लेयर्स
इंडियन डाटा डॉलर को जनता के अंदर क्यों लेके जाएंगे? उनको क्या फायदा है? तो सरकार उनको उनके सामने ये शर्त रखे कि आप हिंदुस्तान के 1 बिलियन डाटा यूजर्स को ये डाटा डॉलर पहुंचाइए, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम पहुंचाइए। हम इसके बदले में आपको डीफाई बैंक, ग्लोबल डीफाई बैंक का लाइसेंस देंगे, आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड कर दिया जाएगा। यानी कि अब ये टेलीकॉम प्लेयर्स हिंदुस्तान के लिए टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, पर दुनिया के लिए डीफाई बैंक्स हैं। हमें दुनिया को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, जेपी मॉर्गन चेज और एचएसबीसी जैसे बैंक अगर देने हैं, तो टेलीकॉम प्लेयर्स को डीफाई बैंक्स बना के दुनिया को सर्विस देने दो। और इसके जरिए हम जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन को और एमटीएनएल, बीएसएनएल को ग्लोबल डीफाई प्लेटफॉर्म्स में तब्दील कर सकते हैं। मेरी पहली ये सजेशन है। दूसरा कि ये जब आप क्रिप्टो के अंदर कुछ करते हैं तो नेचुरली उसके लिए एक नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी हिंदुस्तान की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, उनको बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो पेमेंट बैंक्स का लाइसेंस दे दिया जाए और टेलीकॉम प्लेयर्स और क्रिप्टो पेमेंट बैंक्स आपस में मिलके हिंदुस्तान के तमाम लोगों को इंडियन डाटा डॉलर प्रोवाइड करें और इसके ऊपर ना डायरेक्ट टैक्स लगे ना इनडायरेक्ट टैक्स लगे। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है कि ना डायरेक्ट टैक्स लगेगा ना इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, तो फिर सरकार को आमदन कैसे होगी ट्रांजैक्शन टैक्स से। आप वैलिडेटर के अंदर ही कंसेशन में डाल दीजिए कि हर ट्रांजैक्शन पर 1% या 2%, मैं फिलहाल 1% प्रपोज कर रहा हूं कि 1% ट्रांजैक्शन टैक्स होगा। आप सोचिए 100 ट्रिलियन के ऊपर 1%, 1 ट्रिलियन बनता है। 1 ट्रिलियन रुपीस ऑफ टैक्स, और इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कोई इनकम टैक्स कमिश्नर की जरूरत नहीं है, ये सीधा सरकार के वैलेट में ऑटोमेटिक आता जाएगा। ये वो टैक्स कलेक्शन सिस्टम होएगा जिसके लिए नया बंदा रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नया टैक्सेशन रेवेन्यू आर्किटेक्चर में प्रपोज कर रहा हूं बिना एक्स्ट्रा एचआर कॉस्ट के। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सरकार को अपना चश्मा बदलना है और इससे क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्रिप्टो पेमेंट बैंक्स बन जाएंगे, टेलीकॉम प्लेयर्स डिफाई बैंक्स बन जाएंगे और हिंदुस्तान का इंडियन डाटा डॉलर थ्रू टेलीकॉम प्लेयर्स, थ्रू डिफाई प्लेयर्स, थ्रू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वो दुनिया में जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन डाटा डॉलर क्रिप्टो करेंसीज के साथ फ्रीली कन्वर्टेबल होना चाहिए, यानी कि इंडियन डाटा डॉलर अकाउंट के ऊपर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी राइट फ्रॉम डे वन होनी चाहिए। यानी कि अगर आज इंफोसिस बिटकॉइन में पेमेंट लेता है, बिटकॉइन से वो इंडियन डाटा डॉलर में कन्वर्ट करता है और अपने एम्प्लॉइज को इंडियन डाटा डॉलर में सैलरी देना चाहता है तो वो दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा बस। इससे एक तो टेलीकॉम सेक्टर आपकी क्रिप्टो की बैकबोन बन के खड़ा हो जाएगा पूरे के पूरे क्रिप्टो सेक्टर की। दूसरा, क्योंकि उसके पास लास्ट माइल कनेक्शन है, वो लोगों तक पहुंचा हुआ है थ्रू देयर स्मार्टफोन्स, थ्रू देयर मोबाइल कनेक्शंस, तो सीधे तौर पर आप 1 बिलियन यूजर्स तक एक नया ओसीएससी, एक नया इंडियन डाटा डॉलर पहुंचा सकते हैं। आप कुछ महीनों के अंदर ही 1 बिलियन यूजर्स तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। क्या सीबीडीसी के अंदर ये दम है? नहीं है, क्योंकि सीबीडीसी के पीछे टेलीकॉम प्लेयर्स नहीं खड़े होंगे। अब टेलीकॉम प्लेयर्स को जब ये नजर आएगा कि उनको इसके बदले में ग्लोबल डिफाई बैंक्स का फ्री लाइसेंस मिलेगा तो वो क्यों नहीं आएंगे। आप जब चीजों को आरबीआई की बजाय राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे और उसके अंदर हिस्टोरिकल दृष्टि से देखेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ही पॉजिटिव प्रपोजल लगेगा। और मैं इसीलिए यहां डिस्कस कर रहा हूं कि हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री को
रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। वो अभी भी सोच रहे हैं कि आरबीआई उनकी मदद करेगा, नहीं करेगा वो भाई। तो ये पहला करेंसी है जो मैं ओसीएससी फ्रेमवर्क के अंदर प्रपोज कर रहा हूं। ओके, अब इसके अंदर एक अड़चन है, वो बताता हूं आपको। अड़चन ये है कि मान लीजिए किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अरे ये क्या, ब्लॉकचेन के ऊपर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही मनी क्रिएट कर सकती है, हम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? तो यहां पर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल हो सकता है। तो वहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मनी इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट के जरिए कंट्रोल की जानी है, तो क्या हम स्टेट लेजिस्लेचर्स भी तो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं? तो उसके लिए मैंने एक दूसरा ओसीएससी प्रपोज किया है, इंडियन लैंड डॉलर। पर इसके अंदर एक यूनिक चीज मैं कह रहा हूं कि पहली बात, इंडियन लैंड डॉलर एक स्टेबल कॉइन होएगा, डाई की तरह। सॉरी, ये आईएनआर के साथ 1-to-1 पेग होगा और इसको इशू करने की ताकत स्टेट विधानसभाओं के पास होगी। तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, यूपी, एमपी, कर्नाटका, सबके पास। ये सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने तरीके से इंडियन लैंड डॉलर क्रिएट कर सकेंगे। अब इसमें होगा क्या? बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप मेकरडाओ को इमेजिन करिए। मेकरडाओ को इमेजिन करके आप उसमें आप क्या करते हैं, आप इथीरियम या कोई भी ERC20 टोकन वहां पर डिपॉजिट करवाते हैं और उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका 66% आप लिक्विडिटी लेके अगेंस्ट कोलेट्रल उसको डाई के रूप में ले लेते हैं, DAI, जो एक स्टेबल कॉइन है। एम आई राइट? क्लियर? या करेक्ट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी चेन पे होगा, आप ये भी मैं अगर उस पर आता हूं, वो लास्ट में, मैं लास्ट स्लाइड में उसका जवाब दूंगा। तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करिए कि हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर जितने भी लैंड टाइटल्स हैं, जिसको रजिस्ट्रियां बोलते हैं, लैंड डीड बोलते हैं, उसको आप कन्वर्ट करिए एनएफटी में। हर लैंड रजिस्ट्रार उसको एनएफटी में कन्वर्ट करे, फिर उसका ओपन सी की तरह का एक मार्केट प्लेस बना दे, फिर हर सर्कल के रेट्स, हर कैटेगरी के रेट्स फिक्स कर दिए ताकि उससे एक रिलायबल प्राइस फीड आ जाए। क्लियर? तो जब मैं ये कहूंगा कि मेरा घर इस इलाके में है, तो उसका एक नेट प्राइस रेफरेंस आ जाएगा। उसके अगेंस्ट जो भी लैंड ओनर है उसको 66% कोलेट्रल के बराबर की जो वैल्यू है, 60 अप टू 66% वो इंडियन लैंड डॉलर क्रिएट कर सकता है। क्लियर? अब इसके इसी पॉइंट पर एक बड़ी यूनिक चीज मैं प्रपोज कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए उस चीज का दाम है 1 करोड़ पे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका हाउस फ्लैट है, उसका 1 करोड़ पे दाम है, वो क्या करता है, 50% कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन लेता है वहां से, तो 50 लाख रुपया हो गया। वो 50 लाख के ऊपर 2% जो फीस है, जिसको साइनरेज फीस बोलते हैं, जो आरबीआई नॉर्मली लेता है, वो 2% फीस वो स्टेट लेजिस्लेचर के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर डिपॉजिट करवा दे। यानी कि 1 लाख रुपया हर साल 50 लाख के अगेंस्ट वो डिपॉजिट करवाए। क्लियर? अब इसके अलावा जो भी छोटी मोटी 1-2% प्रोसेसिंग फीस होगी वो ली जा सकती है, बट सोचिए कि ये वो पैसा है जो 2% के ऊपर उस इंसान को अवेलेबल है। हिंदुस्तान का हर किसान, हर दुकानदार, हर मकान मालिक इस सिस्टम के जरिए बिना बैंकों पर डिपेंड किए पब्लिक ब्लॉकचेन से एक सेकेंड लीगल टेंडर OCSC क्रिएट कर सकता है, जिसकी वैल्यू पेग होगी रुपी के साथ। मैं ये कह रहा हूं
रियल एस्टेट वर्जन ऑफ मेकरडाओ क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है। प्रणव को अगर ये काम दे दिया जाए तो प्रणव 2 हफ्ते में ये रियल एस्टेट वर्जन ऑफ मेकरडाओ बना के रख देगा। मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि जो M3 मनी 2 किस्म की होती है, एक M0 होती है जो आरबी छापता है, एक M3 होती है जो बैंक्स क्रिएट करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बैंक जो M3 क्रिएट कर रहे हैं और आपसे 14% इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो 14% को मारो गोली, उसको इंडियन लैंड डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके 2% के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो। और क्योंकि वो मनी पेग होगी लैंड के ऊपर और वो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसपेरेंट होगी, तो सोचिए हिंदुस्तान के लोग 14% के ऊपर घाटा खाते हैं, आज वो 2% के ऊपर जब प्रोडक्शन करेंगे तो हिंदुस्तान में प्राइसेस डाउन जाएंगे, इन्फ्लेशन कम होगी और लोगों को इंटरेस्ट बर्डन उनका ड्रास्टिकली कम होगा। कहां 2% और कहां 14%। और अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो 24% बनता है, क्रेडिट कार्ड का लोन 36% बनता है। मैं यहां ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर किसान, दुकानदार और मकान मालिक सब लोग 66% के रेट के ऊपर कोलेट्रल वैल्यू के अगेंस्ट वो अपना लोन ले सकते हैं। यानी कि ये पब्लिकली क्रिएटेड मनी है, पर उसका फ्रेमवर्क स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। इसमें मल्टीपल, हम एक प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल स्टेट कॉर्नर्स बना सकते हैं। तेलंगाना का बंदा तेलंगाना में जाएगा, कर्नाटक का बंदा कर्नाटक में जाएगा, पंजाब का बंदा पंजाब में जाएगा और हर स्टेट के अपने अपने बैलेट्स होंगे, वो अपने अपने जो टैक्स रेवेन्यू है, साइनरेज रेवेन्यू जिसको मैं कह रहा हूं, वो उसमें डिपॉजिट करेंगे और जो भी इंडियन लैंड डॉलर के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, जैसे इंडियन डाटा डॉलर पर इसके ऊपर भी कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर हो सकती हैं। और मैंने कैलकुलेट किया है हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से जो टोटल एनएफटीज बनेंगे रियल एस्टेट के, उनकी गिनती 100 to 200 मिलियन एनएफटीज के बीच में हो सकती है। और अगर मैं उस वैल्यू को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो इससे जो मनी वैल्यू क्रिएट की जा सकती है वो हो सकता है 200 से 400 ट्रिलियन रुपीस के आसपास हो। ऑफ कोर्स ये एकदम से नहीं होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि जो हम M3 कह रहे हैं, बैंक क्रिएट करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि M3 को मारो गोली। 14%, 25%, 36% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मारो गोली। हिंदुस्तान के आम आदमी को 2% के ऊपर मनी क्रिएट करने की आजादी दे दो और उसके ऊपर 2% साइनरेज रेवेन्यू, साइनरेज फीस वहां की सरकार हर साल ले। फॉर एग्जाम्पल आप तेलंगाना की उदाहरण लीजिए। तेलंगाना में मान लीजिए 20 लाख प्रॉपर्टीज हैं। 20 लाख प्रॉपर्टीज के ऊपर, हर प्रॉपर्टी के ऊपर मान लीजिए 1 लाख रुपया सरकार को रेवेन्यू आता है। 20 लाख को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 करोड़ रुपया बनता है। 20,000 करोड़ रुपया तेलंगाना सरकार का साल का साइनरेज रेवेन्यू बनता है। आप इसको यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सब पर लागू करके देखिए। चीफ मिनिस्टर आपको दुआएं देंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री को कि यार ये कैसे कर दिया, क्योंकि हमारे देश में आधी से ज्यादा सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के एड के ऊपर डिपेंडेंट हैं और यहां पर ब्लॉकचेन के जरिए मैं एक ऐसा सिस्टम प्रपोज कर रहा हूं जिसके जरिए सरकार को भी रेवेन्यू आएगा बिना कुछ किए और लोगों को भी सस्ते दामों पर मनी मिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि कमर्शियल बैंक्स का जमाना ऑब्सोलीट हो रहा है और ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज के ऊपर का प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप जो मर्जी डिफाई इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए। आप सोचिए इंडियन डेटा डॉलर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंडियन लैंड डॉलर के प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने किस्म के डिफाई एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। अगर सोलाना का डिफाई ऐप
का डिफाई इकोसिस्टम बन सकता है, पॉलीगॉन का बन सकता है, इथेरियम का बन सकता है। तो भाई हिंदुस्तान ने कौन से गुनाह किए हैं कि इंडियन डेटा डॉलर और इंडियन लैंड डॉलर का डिफाई इकोसिस्टम नहीं बन सकता? क्लियर? अब मैं तीसरी ओसीएससी पर जा रहा हूं, सॉरी। और तीसरा ओसीएससी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। मैं यहां ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार के पास तो सिर्फ 600 टन सोना है और उस 600 टन की सोने की मार्केट वैल्यू तो बहुत कम है, तो सरकार तो वहां से कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, सरकार तो गोल्ड स्टैंडर्ड लेके आ नहीं सकती। बट हिंदुस्तान के अंदर लोगों के पास सोना है, तो मैं ही कह रहा हूं कि सरकार क्या करे, गोल्ड का एक फिक्स प्राइस कर दे 5,000 रुपया 1 ग्राम, 5,000 रुपया 1 ग्राम यानी कि 50,000 रुपया तोला, एक स्टैंडर्ड प्राइस। और उस स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वो जो लोग बैंक के लॉकर में गोल्ड रखते हैं, मान लीजिए आपने 20 तोले सोना रखा, 200 ग्राम हो गया, 10 लाख रुपए का सोना है, तो 10 लाख रुपए के अगेंस्ट आप 80% इंडियन गोल्ड डॉलर इशू करवा सकते हैं, यानी कि 80% वैल्यू ऑफ कोलेट्रल आप लोन ले सकते हैं। और वो 2% के ऊपर, वो 2% किसको जाएगा? 1% जाएगा सेंटर को, 1% जाएगा स्टेट को। आप 3% भी कर सकते हैं कि 1% सेंटर को जाए, 1% स्टेट को जाए और 1% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाए, वो बात की बात है। पर मैं मोटे मोटे तौर पर यह कह रहा हूं कि जो साइनरेज रेवेन्यू है वो सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसका जो प्रपोजल है, अमेंडमेंट है, ये स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलकर कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हजारों बैंक्स हैं, हजारों बैंकों के अंदर लॉकर भी हैं, गोल्ड बैंक भी हैं, सब कुछ है। आपको सिर्फ उनको मुथूट फिनकॉर्प से मुथूट गोल्ड बैंक में तब्दील करना है इस नए फ्रेमवर्क के अंदर। गोल्ड सेल के ऊपर पूरा जीएसटी हटा दीजिए और जो गोल्ड डॉलर क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर 2%। सोचिए 25,000 टन सोना है हिंदुस्तान के पास, 25,000 टन सोना, इसकी मार्केट वैल्यू है 125 ट्रिलियन रुपीस। 125 ट्रिलियन के ऊपर 2% लगाइए, 2.5 ट्रिलियन रुपीस ऑफ साइनरेज रेवेन्यू फॉर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। 2.5 ट्रिलियन रुपीस कौन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ना करेगी? हमें प्रॉब्लम है कि हमें आरबीआई को सेंटर में रखने की जरूरत है, निकालो आरबीआई को सेंटर से और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेंटर में रखो, जिनको सरकार जिनको लोग चुन के बनाते हैं। और यहां पर भी इंडियन गोल्ड डॉलर के ऊपर 1% ट्रांजैक्शन टैक्स हो, नो डायरेक्ट टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, और ये क्रिप्टो करेंसीज के साथ फुली कन्वर्टेबल होना चाहिए। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि कोई टीथर की जरूरत नहीं है, कोई यूएसडीटी की जरूरत नहीं है, कोई यूएसडीसी की जरूरत नहीं है। ये वो स्टेबल कॉइन्स होंगे जो हिंदुस्तान की चुनी हुई विधानसभाएं और संसद इसको अप्रूव करेंगी। हमें स्टेबल कॉइन्स बाहर के जरूरत नहीं है, कमर्शियल बैंक से स्टेबल कॉइन्स की जरूरत नहीं है। हम अपना स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क खुद बनाएंगे जिसको हम कह रहे हैं OCSC। और लास्ट में अब आ रहा हूं, वो है लोकल केयर करेंसीज। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक बहुत बड़ा लांछन लगता है कि ये 90% इसमें मर्द हैं और 10% भी औरतें नहीं हैं। और हम इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, इकोनॉमी ऑफ केयर की बात नहीं करते। और क्योंकि हम जो नया सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं उसमें सेंटर और स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को भी इन्वॉल्व करिए, हर शहर के अंदर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन्वॉल्व करिए और 73rd और 74th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करिए। और करना क्या है, एक इलाके में मान लीजिए 10 लाख की पॉपुलेशन है। अब 10 लाख की पॉपुलेशन में से हो सकता है कि 1 लाख लोग
किचन मैनेजमेंट के अंदर, बेबी केयर के अंदर, हाउसकीपिंग के अंदर, ऐसे छोटे-छोटे जो काम होते हैं, जो घरों के प्रोडक्टिव काम तो नहीं होते, पर वो केयर के साथ जुड़े काम होते हैं। संभाल के काम होते हैं, ज़रूरी काम होते हैं, जो खासकर औरतें करती हैं। तो इसमें आप क्या करिए कि हर इंसान को वो उस लोकल कॉर्पोरेशन के प्लेटफ़ॉर्म पर रजिस्टर करे और उसको कह दिया जाए कि आप 1 महीने में 200 घंटे की रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और 1 घंटे को 1 केयर टोकन में तब्दील कर दिया जाए और 1 केयर टोकन की वैल्यू रख दीजिए 120 से 150। यानी कि अगर 120 वैल्यू रखी जाए तो 200 टोकन का मतलब है कि 24,000 की कमाई एश्योर हो गई। हम ये कह रहे हैं कि हर कॉर्पोरेशन के इलाके के अंदर जो पेमेंट है केयर वर्कर्स को, वो लोकल केयर करेंसीज के अंदर इशू की जाए, उसी के अंदर दी जाए। अब नेचुरली इसका मैं टोकन इकोनॉमिक्स अभी डिजाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हर कॉर्पोरेशन का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। उसकी टोकन इकोनॉमिक्स, मान लीजिए बॉम्बे की टोकन इकोनॉमिक्स किसी तरह से और होएगी, हैदराबाद की और होएगी, पूना की और होएगी। तो वहां मैं ये कह रहा हूं कि इन जगहों पर साल का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए और पायलट प्रोजेक्ट के बाद आप टोकन इकोनॉमिक्स का एक एडिक्वेट मैक्सिमम सप्लाई डिसाइड करके उसके हिसाब से उस सोसाइटी के अंदर, उस कॉर्पोरेशन के अंदर उसको लोकल केयर करेंसीज में तब्दील कर सकते हैं। विच मीन्स कि जो लोग, जैसे मान लीजिए आज हिंदुस्तान में 90% महिलाएं केयर वर्क में इन्वॉल्व हैं, कहीं कुकिंग करती हैं, कहीं मेड का काम करती हैं। तो सरकार ने टोकनाइजेशन के जरिए बिना रोजगार पैदा किए उनको फुल एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस दे दिया, क्योंकि लोगों ने घरों में सफाई तो करवानी ही करवानी है। सिर्फ फर्क ये है कि अब वो पेमेंट नॉर्मल करेंसी की बजाय लोकल केयर करेंसीज के अंदर करेंगे। इन सब चीजों के लिए, इस सारी के सारी इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोइकोनॉमिक्स के लिए मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को और हिंदुस्तान की इलेक्टेड बॉडीज को ये प्रपोजल हमें समझाने की जरूरत है। अब लास्ट में अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं कि जो आर्किटेक्चर है, जो 1000 साल अब चलने वाला है, मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 पिलर्स बना दो: डेटा डॉलर, लैंड डॉलर, गोल्ड डॉलर और लोकल केयर करेंसीज। एक सेंटर इशू करे, एक स्टेट लेजिस्लेचर इशू करे, एक ज्वाइंट दोनों करें और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे। ये बाहर का ढांचा हो गया, 4 पिलर्स हो गए। इसके अंदर इनको क्रिप्टो करेंसीज के साथ फुली कन्वर्टिबल कर दो और ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो, यानी कि कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी होगी। और ये जो ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज हैं, ये ना केवल हिंदुस्तान के लोगों को अवेलेबल हो, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को भी अवेलेबल हो। अगर आप सऊदी अरब के अंदर इंडियन गोल्ड डॉलर में पेमेंट करना चाहते हैं तो करिए। अगर आप नाइजीरिया के अंदर इंडियन लैंड डॉलर में पेमेंट करना चाहते हैं तो करिए। अगर आप लंदन के अंदर इंडियन डेटा डॉलर में पेमेंट करना चाहते हैं तो करिए। आपको बैंकिंग सिस्टम से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप चेन टू चेन डायलॉग करिए, चेन टू चेन ट्रांजैक्शन करिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा फ्यूचर बैंक्स नहीं है, सेंट्रल बैंक्स नहीं है, हमारा फ्यूचर पब्लिक ब्लॉकचेन्स है। और लास्ट में मैं मोटे मोटे तौर पर ये क्या कह रहा हूं कि मैं एक नया कमोडिटी और सर्विस बेस्ड मॉनेटरी स्टैंडर्ड इशू कर रहा हूं, और जिसके अंदर सिंगल पॉइंट फेलियर कोई नहीं है। और इसके अंदर दूसरी चीज है, मैं टेरिटोरियल स्टेट की बजाय नेटवर्क स्टेट में शिफ्ट हो रहा हूं, और क्लोज्ड बॉर्डर की बजाय पोरस बॉर्डर सिस्टम में, और हैवी टैक्सेशन की बजाय लो टैक्सेशन और ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन का सिस्टम मैं प्रपोज कर रहा हूं। और मैं यहां मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स की बजाय इलेक्टेड बॉडीज के अंदर शिफ्ट कर रहा हूं, और सिंगल लीगल टेंडर से डुअल लीगल टेंडर का फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहा हूं। और लास्ट में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसको देखें, इस टेबल को देखें, तो अलग अलग करेंसी से अलग अलग किस्म की मनी सप्लाई क्रिएट हो सकती है। ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं,
इंडियन डेटा डॉलर की पेग वैल्यू होगी 10 रुपए, आईडीडी की पेग वैल्यू लैंड डॉलर के साथ भी 10 रुपए होगी, इंडियन लैंड डॉलर 1 रुपए के बराबर होगा और इंडियन गोल्ड डॉलर 5,000 रुपए के बराबर होगा। और लास्ट में जो मेरी प्रिकॉशंस हैं, अब जो प्रणव का सवाल था कि कौन सा टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क इसके लिए यूज होगा। देखिए, पहली बात तो मैं अभी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल चॉइस कर रहा हूं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 4 चेन्स चलानी है तो कॉस्मोस एसडीके उसके लिए आइडियल है। आप एक चेन के ऊपर इंडियन लैंड डॉलर बनाइए, दूसरी चेन के ऊपर आप इंडियन गोल्ड डॉलर बनाइए, तीसरी चेन पर इंडियन डेटा डॉलर बनाइए, चौथी चेन पर लोकल केयर करेंसीज बनाइए। विच और मतलब लोकल केयर करेंसीज के लिए तो आपको मल्टीपल चेन चाहिए होंगी। आपको एक इंटर ऑपरेबल सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए मेरी नजर में कॉस्मोस एसडीके आइडियल प्लेटफॉर्म है। विच मीन्स कि हिंदुस्तान के 1,000 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको कम से कम 1,000 ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स चाहिए। 1,000 गुना 1,000 10 लाख। आप सोचिए, ब्लॉकचेन के जरिए इंडियन इकोनॉमी का ये जो नया फ्रेमवर्क है वो कितना बड़ा चेंज लेके आ सकता है। और इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस टोकन डिजाइन को और इस मॉनेटरी रोड मैप को अमेंडमेंट के जरिए ऐड कर दीजिए और सारे के सारे इन टोकन्स को जीएसटी एग्जेम्पशन दे दीजिए जैसे एक्सपोर्ट को दी जाती है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे जैसे आप 4 पराठे दाल मखनी के साथ खा के डकार मारते हैं और आपको खुशी भी आती है और आपको लगता है कि यार मजा आ गया। आज क्या है कि पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसीज है वो गले में फंसी हुई हड्डी की तरह हो गया है। और यहां मैं कह रहा हूं कि हमें एक ऐसा मॉनेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो हमारे लिए बेसिकली एक सुंदर एक्सपीरियंस और सस्टेनेबल एक्सपीरियंस का काम करे। मैं अपने फाइनल कमेंट्स देता हूँ। आई हैव टू लाइक लीव फॉर मीटिंग। मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्ट करता है एंड देयर आर डेफिनेटली नुआंसेस टू द होल इकोसिस्टम, बट इन जनरल हमेशा देखा गया है कि राइट यू ऑलवेज मूव टू द टाइम्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड। जैसे हम बाइक को देख लें तो बाइक में सबसे पहले बड़ी बड़ी बुलेट चलती थी, उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक आई जो एरोडायनेमिक थी। अब दुनिया वापस लाइक बुलेट्स की तरफ और बुलेट्स को प्रेफर करती है। वैसे ही सिमिलरली monetary ecosystem is not stagnant, currency based ecosystem is not stagnant. There is definitely gonna be more standards that range to the medieval standards, क्योंकि इन जनरल जो करेंसी इकोसिस्टम है वो एक इंटरमीडियरी है फॉर ह्यूमंस टू कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट। उसके डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं एंड आई गेस देयर आर hundreds of ways, and one is the one that Sunil ji proposed. I hope there is something around those matters that happen, but in general this is a great prospect for people to think about, और in general ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है जिसको आगे गवर्नमेंट अप्रूवल्स की शायद जरूरत पड़े, बट इट कैन बी अ गुड स्टार्ट फॉर पीपल हु आर मैं लिसनिंग। इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री को इसके इस एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आने की जरूरत है। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री का कंसेंसस इसमें आ गया तो हमारे पास बीसियों किस्म की क्रिप्टो कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स बनाने की बजाय एक सिंगल फ्रेमवर्क में सारे सवालों के जवाब आने शुरू हो जाएंगे। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री ने कम मेहनत नहीं की है फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई और अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ बात करके, उनका रिजल्ट क्या आया है। मैं ये कह रहा हूं कि अब हमें कंसेंसस बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और उसका ये पूरा का पूरा ढांचा है। काशिफ, देखिए, मैं तो स्पेल बाउंड हो गया हूँ और बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में और एक नई दिशा में सोचने को मजबूर भी किया आपने। सो बेसिकली मुझे एक चीज तो ये समझ में आ गई कि इतना आसान है नहीं गवर्नमेंट्स के लिए। हाँ ठीक है प्रणव, इट्स ओके।
सो इतना आसान है नहीं गवर्नमेंट्स के लिए कि वो जस्ट सोचेंगे कि सीबीडीसी को लॉन्च करेंगे और सीबीडीसी से सोल्यूशन हो जाएगा। और ये सिर्फ कोई इंडिया के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश के लिए सीबीडीसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब अब ये समझ में आ गया और कन्विक्शन आ गया कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो आपका है उसी का आपने एक डिजिटल वर्जन पीयर टू पीयर अगर आपने क्रिएट कर दिया तो उससे कुछ आप अचीव नहीं करने जा रहे हो। कुछ आप उसको हो सकता है फोर्सफुली लोगों को फोर्स कर दो, जैसे कि नाइजीरिया के अंदर उन्होंने फोर्स कर दिया कि भाई एटीएम से कैश इतना विड्रॉल कर ही नहीं पाओगे, अब अगर तुम्हें डील करना है तो तुम्हें सीबीडीसी यूज करना है। आप फोर्स भी एक लिमिट पे, जब आप जितना फोर्स करोगे लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ, वो और क्रिप्टो की अडॉप्शन बढ़ेगी, क्योंकि आप जितना फोर्स करोगे लोगों को लगेगा यार कुछ गड़बड़ है और मुझे फोर्स किया जा रहा है, वो ऑल्टरनेटिव्स के पीछे जाएगी। जैसे आपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे टैक्स लगा के आपने उनको क्लोज करने की कोशिश करी, डिस्करेज करना चाह रहे थे आप, लेकिन आज रिपोर्ट ये आई है कि 32,000 करोड़ का जो वॉल्यूम था, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो फॉरेन एक्सचेंजेस पे चला गया और 17 लाख लोग 6 महीने के अंदर फॉरेन एक्सचेंजेस पे चले गए। डिस्करेज तो नहीं हुए, वो मूव कर गए। आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डिजाइन कर सकते? जैसे कि मैं आज एक क्लासिक केस अगर आपको दूं, हिंदुस्तान ने एक्चुअली एक चीज करके दिखाई है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके दिखाया जिसमें हिंदुस्तान में लोगों ने कहा यार ये मेरा सिस्टम है, मैं इसे यूज करूंगा। यूपीआई क्लासिक केस है कि जहां पे उसने जिंदगी को आसान किया लोगों की, और उसने यूपीआई ने एक स्मार्टफोन के जरिए लोगों ने घर बैठे कैसे कन्वीनियंटली कोरोना काल में चीजों को बाय किया, खरीदा। और आज उसमें लोगों की, अगर आप किसी भी आदमी से पूछो अपने चारों तरफ, तो लोग खुशी से बोलेंगे कि यार यूपीआई इज अ रेवोल्यूशन और इससे मेरे को ये मिलता है। अब किसी सब्जी वाले से पूछो, वो भी आपको सब्जी वाली जहां मैं लेने जाता हूँ खुश होके बोलती है यूपीआई ने उसकी लाइफ को बहुत चेंज किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी सिस्टम को अगर बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि पब्लिक का सिस्टम बने, तो उसमें पब्लिक की भागीदारी के बगैर वो सिस्टम कैसे हो जाएगा? यस, और पब्लिक की भागीदारी तभी होगी जब आप पब्लिक को स्टेक होल्डर बनाओगे यस, उस सिस्टम के अंदर। यस, आज यूपीआई का स्टिकर सरकार नहीं लगाती दुकान जाके, यूपीआई का स्टिकर जो सब्जी वाला है, वो पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद वो यूपीआई का स्टिकर अरेंज करता है और उसको शान से लगाता है अपनी दुकान पे। तो इसका मतलब क्या है कि सीबीडीसी को आप अगर सक्सेसफुल करना चाहते हो तो आप फोर्स कर ही नहीं पाओगे, और करना चाहोगे तो भी आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें हिस्ट्री ये बताती है कि सिस्टम वही सक्सेसफुल हुआ है लॉन्ग टर्म में जिसको पब्लिक का सपोर्ट मिला है, पब्लिक ने जिसे एम्ब्रेस किया है। और क्लासिक आपकी जो केस स्टडी है, उस चारों जो भी आपने ऑन चेन जो सॉवरेन करेंसी की आपने बात करी, मैं एक चीज कॉमन पा रहा था, देख रहा था चारों में, चारों के अंदर अ, वो चीज है जो एक आम आदमी के पास है, एक आम आदमी की स्ट्रेंथ है, एक आम आदमी के पास अवेलेबल है, जैसे कि डेटा एक आम आदमी के पास आज अवेलेबल है। और ये हिंदुस्तान की बाय द वे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है पूरी दुनिया में। यस, यस, हम उसको हार्नेस क्यों नहीं कर रहे? अगर सऊदी अरब ये कहता है मेरे पास तेल है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, राइट? सपोज करिए कि अमेरिका कहता है मेरे पास सिलिकॉन वैली और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, मेरे पास दुनिया की बेस्ट कंपनीज है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरे पास दुनिया की बेस्ट आर्मी है, मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसे हर बड़ा देश अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गिनाने की बात करता है। मैं अपनी ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अगर सेल नहीं कर पाऊंगा तो कोई बाहर वाला आके मुझे बताएगा कि भैया यस, ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मुझे मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खुद आइडेंटिफाई करना है। तो पहला मॉडल क्या जबरदस्त मॉडल है कि जिसमें डेटा को मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना के, उसको बेस बना के, उसके अंडरलाइंग उसको डेरिवेटिव बना के, डेटा को डेरिवेटिव बना के उसके ऊपर टोकन को लॉन्च कर रहा हूं। तो वो अपनी पावर कहां से ड्राइव कर रहे हैं? डेटा से। फिर मैं चलता हूं दूसरी तरफ जो कि गोल्ड, पूरी दुनिया का
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मेरे पास गोल्ड में। शायद मैं दुनिया का अकेला देश हूं जिसकी जनता के पास 25,000 टन गोल्ड है। मैं अगर यूएस के ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करूं तो 8,333 टन गोल्ड है उनके पास। सोचिए कि मेरी जनता के पास, हिंदुस्तान की जनता के पास 4 गुना यूएस के बरा से 4 गुना यूएस के पास जितना गोल्ड है उसका 4 गुना हमारी जनता के पास है। मैं उस जनता के गोल्ड को बेस लेयर बना के उसको डेरिवेटिव लॉन्च कर दूंगा जो कि बैक्ड बाय जनता का गोल्ड। आप सोचिए कितना, मतलब पहला जनता का डेटा, डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल कॉइन। जनता का गोल्ड, डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल कॉइन। और तीसरा भी लैंड, कितना फैंटास्टिक, लैंड। लैंड। आप सोचिए कि हिंदुस्तान एक अलग ही यूनिक देश है। इस देश के अंदर बिट्टू की शादी, बबली की शादी और जो सपने जब साकार किए जाते हैं तो जो जब कोई शख्स पैदा होता है तो उसको बोला जाता है कि यार जमीन ले लियो। जमीन को यहाँ शान माना जाता है। हमें स्कूटर पे बिठा के हमारे ताया चाचा बिठा के जमीनें दिखाने लेके जाया करते थे और बड़ा उलझन भी होती थी कई बार कि यार कितनी दिक्कतों से बारिश के अंदर, नहीं नहीं तू पता नहीं कब आएगा, चल तेरे को मैं एक नया प्लॉट दिखा के लाता हूँ, तू पीछे छतरी पकड़ के बैठ। मतलब हम देखते थे कि हमें लोग प्लॉट दे, तो हर आदमी के पास प्लॉट है। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो वो रियल स्टेट प्लॉट में के है। अंदर, रियल एस्टेट के अंदर है। रियल एस्टेट जनता का डेरिवेटिव है, जनता का जमीन, उसके ऊपर एक हम स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। और लास्ट भी आप देखो कि जो खून पसीना है एक्चुअल में, जो आर्स हैं वो भी हमारा एक एसेट है। मतलब एक आप समझ लीजिए भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि, और ये जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं जिनको हम वैल्यू नहीं करते, ये भी जो हमारे जनता के खून पसीने की, जो उसकी जो टाइम है, जो उसकी एनर्जी है, उसको बेस बना के उसके ऊपर हम एक डेरिवेटिव लॉन्च कर रहे हैं। तो चारों के अंदर एक चीज कॉमन है, जनता। जब जनता की एसेट डेरिवेटिव है तो जनता क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? पहली चीज। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम समझ में आ रही है, इसका बॉटलनेक कहाँ होगा वो भी मुझे जो पूरे मॉडल में लगा कि यार मुझे एक आम आदमी को सेल हो जाती हैं चीजें, मतलब मैं इसकी टेक्निकल टोकोनॉमिक्स में जाऊं वो बात की बातें हैं। मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है और जो मुझे कनेक्ट कर गया कि यार हाँ ये मेरे लिए है ये मॉडल। अब होता क्या है कि जनता के लिए ही मोटिवेशन है, और जनता जनता का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेट है, स्टेट हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? पब्लिक जो है उसकी वो खुश रहे, समृद्ध रहे। एक राजा क्या चाहता है? उसकी प्रजा खुश रहे। खुश रहेगी, समृद्ध होगी, मेरे को लगान ज्यादा आएगा। एक राजा यही तो चाहता था। आज जो मॉडर्न राजा है वो ये क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरा देश समृद्ध हो, हर आदमी के एक इनकम अर्न करे और मेरा टैक्स बढ़े। यहाँ सरकार की भी चीज पूरी हो रही है, उसकी टैक्सेशन की, उसकी इनकम की भी बात हो रही है। हम इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हाइपर इन्फ्लेशन वाली स्थिति में हम इसके किस तरीके से इसको रिलीज करेंगे, कितने टाइम में रिलीज करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता है हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन क्यों होती है? जब कोई मनी इजी मनी होती है, जब जिसकी कोई हाँ, बैकिंग नहीं होती, उस पैसे को लोग जल्दी स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि पता नहीं आगे ये अपनी वैल्यू को रिटेन करेगी कि नहीं करेगी। तो वो हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह बनती है। यहाँ पे हम चारों डिफरेंट करेंसीज को स्टेबल कॉइन्स हैं। एक बैकिंग दे रहे हैं। वो डेरिवेटिव, उसके पीछे एसेट है। लोगों को पता है कि ये अपनी वैल्यू फ्यूचर में नहीं खोएगी क्योंकि इसकी बेस है, इसकी लिमिटेड सप्लाई है, और ये जो इन्फ्लेशन नहीं होगी इतनी इकोनॉमी क्योंकि इसको लोग होल्ड करके बैठेंगे एक एसेट की तरह। सो पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है? देखिए, बिल्ली के गलिये में घंटी कौन बांधे, मतलब एक आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन के बगैर कल्पना, आंखें बंद करके किसी सरकार को बोलो कि सेंट्रल बैंक के बगैर कल्पना करिए, कोई आज की डेट में कल्पना नहीं कर सकता। और ये कहना कि बीजेपी या कांग्रेस या जनता दल यूनाइटेड या कोई फलाना ढिमका जितनी भी पार्टीज हैं, अगर ये पार्टीज ये
कोई इसको प्रपोज करता है तो इसका ऑपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है कि नहीं, क्योंकि उनको हो सकता है ये लगे कि अगर मान लिया कि किसी एक पार्टी ने ये समझ लिया कि इट इज बेनिफिशियल फॉर इट और वो इसको लेके भी आते हैं, देन देयर कुड बी challenges and there could be difference of opinion, यस, there could be मैं काशिफ उसी का जवाब देता हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि मैं 1000 साल के फ्रेमवर्क के हिसाब से सोच रहा हूँ। मैं साल, 2 साल, 10 साल के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो 2 साल में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, 5 साल में भी किया जा सकता है और 50 साल में भी किया जा सकता है। अब मुद्दा ये है कि हम इस रास्ते पर कब चलेंगे। दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री ओसीएससी फ्रेमवर्क के अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठी हो जाती है और इस फ्रेमवर्क के जरिए वो हर रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फ्रेमवर्क को प्रपोज करती है, तो उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि क्रिप्टो के पीछे जनता है। और अगर टेलीकॉम प्लेयर्स हमारे साथ आ गए, 2-4 रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे साथ आ गई, तो ये प्रपोजल बड़े लेवल पर इंप्लीमेंट करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम तेलंगाना गवर्नमेंट से शुरू कर सकते हैं, हम दिल्ली गवर्नमेंट से शुरू कर सकते हैं, हम कर्नाटका गवर्नमेंट से शुरू कर सकते हैं, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से शुरू कर सकते हैं, हम गुजरात गवर्नमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर जब एक कॉमन एजेंडा आपके सामने हो जिसके अंदर लीगल टेंडर और क्रिप्टो टेंडर दोनों ही शामिल हैं होंगे, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ब्रेटन वुड्स 3.0 ने करवट बदली, डॉलर मार्केट से हिला, तो रुपये को ग्लोबल ट्रेड करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। आप ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान दुनिया के साथ लगभग 800 बिलियन डॉलर प्लस, 800 बिलियन डॉलर मिनिमम कह रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रेड करता है पर ईयर। विच मीन्स कि हमारी जो, और दूसरा आप ये भी मत भूलिए कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इस समय, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस, वो 4% ऑफ जीडीपी के पास पहुंच गया है। ये इतनी बड़ी खतरे की घंटी है कि हिंदुस्तान की सरकार इसका इलाज सीबीडीसी के जरिए नहीं कर सकती, उसका इलाज ओसीएससी ही बनेगा। अब मुद्दा ये है कि आप इसको कितनी जल्दी समझते हो। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही आपके लिए इस फ्रेमवर्क को दुनिया को देने का मौका है। और अगर 2 या 1 चीफ मिनिस्टर को भी ये बात में समझ आ गई, अगर मान लीजिए वो सिर्फ इंडियन लैंड डॉलर ही इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो उनको देखा देखी सारे चीफ मिनिस्टर करेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस फ्रेमवर्क को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कल को जितने भी झगड़े पैदा हो सकते हैं, उन झगड़ों का इस फ्रेमवर्क में ऑटोमेटिक सेटलमेंट ऑलरेडी बना के पेश किया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुश होएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी खुश होएगी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी खुश होएगी। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी खुश है, छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी खुश है, बड़ा राज्य भी खुश है, छोटा राज्य भी खुश है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्रेमवर्क का जो यूनिक पॉइंट ही उसकी वीकनेस भी है कि ये हमारी कल्पना से थोड़ा बाहर है। आज तक हमने इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोनॉमिक्स की इस तरह की रूपरेखा सोची भी नहीं थी। तो ये है इसकी रेडिकलनेस, जो इसकी स्ट्रेंथ भी है और इसकी वीकनेस भी है। जैसे बिटकॉइन की स्ट्रेंथ भी उसकी सेंसरशिप रेजिस्टेंट नेचर है और वही उसकी वीकनेस भी है। सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोनॉमिक्स का ये जो 4 करेंसीज का ओसीएससी फ्रेमवर्क है, ये इसकी यूनिकनेस ही इसकी स्ट्रेंथ है और वही इसकी वीकनेस है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बिटइनिंग के फ्रेमवर्क के जरिए, उसके प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचूं ताकि उनको ये बात सीधे तौर पर सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। और जैसे आपने समझाया, अगर ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये प्रपोजल अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। राइट सर।
मजा आ गया सुन के। हम 1 घंटा 44 मिनट पे पहुंच चुके हैं। इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो दैट आई एवर डिड, बट ये फुल्ली डिजर्व करता था। एंड एक वीडियो आगे चल के फिर करेंगे जिसमें किसी टाइम पे हम इसके अपडेट्स को ट्रैक करते रहेंगे इस प्रपोजल के, और इस प्रपोजल में और मंथन करेंगे, एक ठीक एक है। स्टेबल कॉइन को पकड़ेंगे और एक ही को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, बिकॉज इट इज नॉट रियली नॉट पॉसिबल कि हम चारों को कर लें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि चारों में से गवर्नमेंट 2 पिक कर ले। ये हो सकता है। पहले 2 करे, फिर मुझे 3 करे, फिर सबसे 4। ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो आज दिखती है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरा भी एक एनालिसिस है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन विल बी द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एंड द मेनी कंट्रीज विल ट्राई एंड डू दैट, यस, बिकॉज गोल्ड इज समथिंग दैट इज ट्राइड, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड पे तो हम थे ना, और यस। गोल्ड स्टैंडर्ड पे ट्राइड एंड टेस्टेड ग्लोबल इकोनॉमीज चली हैं। बट ये ध्यान रखें कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, गोल्ड डेरिवेटिव स्टैंडर्ड है। ये गोल्ड डेरिवेटिव स्टैंडर्ड है, लेकिन जो सरकारें कोशिश जो करेंगी, जो वो कहीं ना कहीं जो रशिया और चाइना भी जो कर रहे हैं, वो गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के ऊपर चर्चा चल रही है। बट सऊदी अरेबिया के इंट्रोडक्शन के बाद ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है कि हो सकता है कि ऑयल कैन आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन दिस होल एग्जैक्टली। scheme of things. Oil barrel backed stable coin could be a यस, possibility. यस। But ये पक्का है कि 2023 में हम बैठे हैं, in a span of next 600 days or 500 days, you will see something very very historic जो कि दुनिया को आगे के लिए चेंज करेगी। चाहे वो रशिया यस, स्टेप ले, दोनों मिलके ले, रशिया चाइना या रशिया सऊदी कुछ अरेबिया, तो कुछ होगा। तो चल रहा है, कुछ चल रहा है एक ग्लोबल लेवल पे, जो आपको अगले 500 दिन में कुछ ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सुनने को मिलेंगी। और तब इस वीडियो की रेलेवेंस इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि एक टाइम पे इंडिया सॉल्यूशंस के लिए ढूंढेगा कि व्हाट कुड बी दी सॉल्यूशंस। प्रॉब्ली दिस वीडियो इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड आई रियली होप कि किसी पॉइंट पे आपने जैसे हमें प्रेजेंट किया, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर भी लोगों को एक पॉलिसी थिंक टैंक के अंदर उनको सिखा रहे होगे या बता रहे होगे। इम्प्लीमेंट मुझे होता है नहीं होता है मुझे मैटर नहीं बहुत करता है। खुशी होगी अगर मैं क्रिप्टो हम्म, इंडस्ट्री को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकूं। जी। तो कई ऐसे आविष्कार हुए हैं दुनिया में जिनको ओरिजिनली किसी और ने किया, लेकिन उनको नाम किसी का दिया गया, ठीक है, लेकिन उससे क्या आविष्कार की अहमियत कम हो गई? नहीं। नहीं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं सुनील सर कि हो सकता है आपने प्रपोज किया है, इसका नेम और शेप हो सकता है कल को चेंज करके कोई और इम्प्लीमेंट कर दे, बट हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी आपको, और ऐसे उन सारे लोगों को जिन्होंने कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स दिया। सतोशी नाकामोतो ने भी इस दुनिया को एक ऐसा सिस्टम दिया जिसको आप ये देखिए कि हमेशा के लिए आगे के लिए उसने एक बेस बना दिया। 2008 में उसने इन पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज सेंसरशिप रेजिस्टेंस नेटवर्क की कल्पना कर ली थी कि दुनिया क्या होने वाली है। आज एक्चुअली में हम जो भी ये बातें कर रहे हैं, कर तो हम उसी के और बनाए हुए सिर्फ बेस 15 पे। साल। और 15 सिर्फ साल 15 साल। 15 साल। तो आप सोचो कि 2008 में उसने ये कल्पना कर ली थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि किस लेवल का आईक्यू होगा और किस लेवल की विजन होगी, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की। हम अपने आप को कई बार ज्ञान वर्धक समझने लगते हैं, या कई बार हमें लोग कहते हैं अरे सर आप बहुत ज्ञानी हो। कसम से कह रहा हूँ कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ जो सतोशी की ही बनाई हुई एक सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करते हैं और कुछ नहीं करते हम, बेसिकली उसमें चीजों को ऐड कर रहे हैं। यस। सो विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू। वेब3 की दुनिया का थैंक ये यू। शो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, पावर्ड बाय स्फेरॉन, एंड रियली थैंक यू। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। 99th एपिसोड था ये वेब3 की दुनिया का, आइकॉनिक था, बहुत मजा आया, और अगला जो 100 एपिसोड होगा वो भी बहुत मजेदार रहने वाला है, प्लीज जुड़िएगा उसके साथ। लेकिन इस एपिसोड के नीचे जानता हूँ लंबा है, 1.5x पे आप सुनने की कोशिश करिएगा, तब जाके आप थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। 1.5x पे आपको ये ठीक रहेगा, मेरा ये सजेशन है। तो विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुनील सर। थैंक यू कौशिक। बाय।